स्टॉक मार्केट के बारे में मिथ बना हुआ है कि यहाँ पे क्विक मनी बनता है। निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्टॉक मार्केट का एक असूल है, पैसा यहाँ जाता सबमर्सिबल पंप से है, आता म्युनिसिपैलिटी के नल से है। ये बड़े पैसे का गेम है। ये उन लोगों के लिए नहीं है मार्केट जिनके पास पैसा नहीं। ट्रेडिंग एक बहुत खूबसूरत जगत है, पूरा पैसा बनाने का पूरा एक इकोस्फीयर है। आप कोई सा भी धंधा कर लो और आप स्टॉक मार्केट कर लो, आप पैसा ज्यादा कमाओगे स्टॉक मार्केट में। लोग कहते हैं ना 7 अजूबे, मैं कहता हूँ 8वां अजूबा म्यूचुअल फंड है। पुरुषों से बेहतर ट्रेडर है महिलाएं, क्योंकि दे आर इनहेरिटेड क्वालिटी है महिलाओं में सेविंग की। जिस दिन सीख के आओगे ये मार्केट खान है, खान पैसे की। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे फाइनेंस को लेकर, हम बात करेंगे शेयर मार्केट को लेकर, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से केटर करते हैं और बहुत सरल भाषा में जनता को समझाते हैं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ निवेश करें, कहाँ निवेश नहीं करना चाहिए और हालात किस तरीके से बने हुए हैं। बाजार के एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में खुद बहुत बड़ा झटका खाया, लेकिन उस झटके से उभरकर एक नई मिसाल कायम की, एक बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की, लोगों को टीचिंग दी कि किस तरीके से निवेश किया जाना चाहिए। क्योंकि वो खुद एक ऐसा धोखा खाए थे, संभले हैं, जनता को समझाते हैं कि टिप्स कैसे लेनी चाहिए और कहाँ निवेश करना चाहिए। स्वागत कीजिए, बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक वाधवा सर हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और देश की राजनीति को और फाइनेंशियल एक्स मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने अपनी एक खुद की बड़ी मिसाल कायम की है ट्रेडर्स लूप नाम से, जहाँ पर वो जनता को सिखाते हैं ट्रेडिंग टिप्स कैसे लिए जाते हैं और बहुत बारीक तरीके से समझाते हैं, समझते हैं। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। धन्यवाद जितेंद्र जी। पहले मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि हमारे यहाँ टिप्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि टिप्स का मतलब है कि आप किसी को कह रहे हैं ये खरीद ले, ये बेच ले। हम ये कहीं नहीं बताते हैं, ना हम कोई एडवाइजरी देते हैं। हाँ, एजुकेशन में हमारा एक इनिशिएटिव है, वुमेन एम्पावरमेंट में हमारा एक इनिशिएटिव है, जहाँ हम गृहिणियों को, महिलाओं को, और वो महिलाएं जो अपने जीवन में कॉन्फिडेंट नहीं है पैसे को लेकर, या वो अपने लिए कुछ सशक्तिकरण करना चाहती हैं, उनके लिए हम बहुत एक इनिशिएटिव लेके आए हैं कि वो घर बैठ के ही, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनके पास पर्याप्त पैसा है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब है पैसा डालोगे, पैसा लगाओगे, पैसा मिलेगा। तो इसमें अगर ये वाला कंपोनेंट पहला ही मिसिंग है, पैसा ही नहीं है, तो फिर कैसे तो करेंगे? फिर ये उन लोगों के लिए नहीं है मार्केट जिनके पास पैसा नहीं है। और मैं एक मिथ यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं, ये बड़े पैसे का गेम है। दिस इज नॉट फॉर पीपल हु हैव स्मॉल मनी। लोग क्या कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लेके आते हैं और हमारा एक्सचेंज भी उन्हें अलाउ करता है कि आप 10,000 से काम शुरू कर लीजिए। मैं समझता हूं कि एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए नहीं है तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ निवेश कर सकते हैं। पहला रूल ऐसा होना चाहिए लोगों के लिए। तो इसी तरह की चीजें हम अपने कंसेप्ट में लोगों को क्लियर करते हैं कि आपके पास कम पैसा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास कम पैसा है तो वो बेकार है, नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो F&O के लिए नहीं है, वो पैसा खोने के लिए नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग एक बहुत खूबसूरत जगत है, पूरा पैसा बनाने का पूरा एक इकोस्फीयर है, लेकिन किसके लिए? जो सीख के करेगा, जो समझ के करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कि रामलाल पैसा कमा रहा है, श्यामलाल कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा। ऐसा ये होड़ नहीं लगी हुई है, होड़ नहीं है। मतलब होड़ में तो हमेशा आप देखिए ना, वो कहते हैं ना शीप हर्डिंग जो होता है, हर्ड ऑफ शीप जो होता है, वो हमेशा भीड़ की तरफ जो जाता है वो नुकसान ही लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी ऐसे ही है। दीपक सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, खासतौर से मार्केट के अगर हम प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो। क्योंकि सर हमने देखा है कि लोग अक्सर बिना एजुकेशन के, जैसे कि आपने जिक्र किया कि भेड़ चाल में चले जाते हैं कि वो रामलाल कमा रहा है तो श्यामलाल भी कमाएगा। सर, कौन से ऐसे बहुत मुख्य फैक्टर्स हैं जो खास तौर से एक आम नागरिक को मार्केट में घुसने से पहले, मार्केट में जाने से पहले ध्यान में रखने चाहिए? क्योंकि हमने देखा है सर अक्सर कि लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। दोस्त, अच्छा मेरे दोस्त ने पैसा कमा लिया, मैं भी पैसा कमा लूंगा,
और हम भी इसमें लग जाते हैं और अक्सर लोग नुकसान खाते हैं। कौन से ऐसे वो सावधानियां हैं जो एक आम निवेशक को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, जो एक स्टॉक मार्केट के बारे में मिथ बना हुआ है कि यहाँ पे क्विक मनी बनता है, वो बहुत बड़ा एक मिसमराइजिंग फैक्टर है जिसकी देख के लोग आ जाते हैं। देखिए, ये कोई जुआ सट्टा नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है कि आपने 10 रुपए की टिकट खरीदी आपको 1 लाख मिल जाएगा। और मैं सबसे ये कहता हूं कि आप एक चीज सोच के देखिए, आप कितना पैसा लेके आने वाले हैं। 10,000, 20,000, 50,000, कुछ दर्शक हो सकते हैं 1 करोड़, कुछ दर्शक 5 करोड़, 10 करोड़ वाले भी होंगे, कुछ 100 करोड़ वाले भी होंगे, लेकिन 10,000 करोड़ लेके वाला कोई नहीं आ रहा। आप सोच के देखिए, यदि यहाँ पे 1 के 2, 2 के 4 हो रहे होते, तो एक व्यक्ति हैं हमारे यहाँ, आपने नाम सुना होगा, श्री मुकेश अंबानी जी। वो क्यों 10, 12, 15, 20 पर 18% पे अपनी रिफाइनरी चलाते, जबकि उनकी नेटवर्थ आज 10 लाख करोड़ की है? वो नहीं यहाँ पे लॉटरी खेल लेते? वो क्यों बेड़ा उठाए पड़े हैं 5-10 लाख लोगों को व्यवसाय देने का? बिल्कुल, वो नहीं ये कर लेते। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बहुत अच्छा, जिससे लोग उसको रेफर कर पाएंगे। लोगों को लगता है कि यहाँ पे क्विक मनी बनता है और पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। वही लोग जब होम लोन लेने जाते हैं तो वो बैंक से कहते हैं, भाई 9% ना लेके 8.5 में कुछ हो जाए, जुगाड़ कर लो। तो बैंक तो कमाए जो लाखों करोड़ रुपए लेके बैठा है कुल 8.5% साल का, और आप कमाना चाहते हैं 1 के 4। 1 के 4। तो क्या बैंक को नहीं दिखता कि स्टॉक मार्केट है? उसका अपना भी तो शेयर बैंक का लिस्टेड है वहां पे। बिल्कुल। तो वो आप सोच के देखिए, जो बैंक का संचालक कर रहा है, संचालन कर रहा है, यानी कि जो संचालक है, चेयरमैन, अगर आप उसकी नेटवर्थ को समझेंगे ना, वो कुछ 1000 करोड़ में नहीं होगी, कुछ लाख करोड़ में होगी। बिल्कुल। तो क्या वो लाख करोड़ वाला आदमी तो आपको दे दे 8.5% पे पैसा, और आने वाले 25 सालों तक, और आप चाहते हैं कि मेरा पैसा 10,000, 20,000 में डालूं और वो लाखों करोड़ों बन जाए? क्या ये मूर्खता भरा सोच नहीं है? तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, हो सकता है मैं ये बात मान सकता हूं कि आज किसी बैंक का जो चेयरमैन है वो शेयर मार्केट ना जानता हो, लेकिन वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की सैलरी पे किसी को तो हायर कर सकता है जो इस तरह का एक्सपर्टीज हमारे लिए पैसा लगाओ, कि तुम हमारे लिए काम करो। जब वो सीईओ रखते हैं आज कई 100 करोड़ की सैलरी पे, तो क्या वो एक इन्वेस्टिंग के लिए नहीं रख सकते? तो दोस्तों, नहीं बनता है पैसा, ये बात समझ लीजिए। पैसा बहुत धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब पैसा बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है। बिल्कुल, उसकी खनक अलग होती है। तो आप ये समझ लें कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए समय बहुत ज्यादा, समझदारी से समय ज्यादा देना पड़ता है। और जीता जाता उदाहरण सर आप हैं। मेरे को भी 12 से 15 साल लगे जहां आज मैं बैठा हूं। आज से 12 साल 10 साल पहले तक तो मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर ही था ना। मैंने भी अपना सब कुछ गवा दिया सिर्फ इस होड़ में कि अरे मैंने लाखों करोड़ों खोया है, मैं हजारों पे कैसे संतुष्ट होऊंगा। लेकिन हजारों पे संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। स्टॉक मार्केट का एक असूल है, पैसा यहाँ जाता सबमर्सिबल पंप से है, आता म्युनिसिपैलिटी के नल से है। बूंद बूंद करके आएगा, हजारों लाखों करोड़ों रुपए एक साथ जाएगा। सर, आपने जैसे कि आपने कहा कि आपने भी बहुत लॉस झेला, आप स्टैंड हुए। क्या स्ट्रेटजी सर एक आम नागरिक को या आम निवेशक को अपनानी चाहिए कि भाई अगर आप लॉस में चले भी गए हैं, क्या किस तरीके से आप सस्टेन करें अपने आप को मार्केट में और कैसे बने रहें? क्योंकि क्या होता है ना कि सर जब इंसान सब उसके 1 लाख रुपए लगा दिया और वो उसका 10,000 रुपये रह गया है, तो लगता है यार मेरा तो पैसा डूब गया। वो निकलने का प्रयास करता है कि मैं और नहीं लगाऊंगा तो कहीं आता ना और भी निकल जाए। किस तरीके से मार्केट में बने रहें सर? देखिए, बहुत सिंपल चीजें ना हमारे आसपास होती हैं, बस हमें उनसे सीखने की जरूरत है। आज कोई भी व्यक्ति जो ये दर्शक आपका देख रहा है, वो बहुत सिंपल चीजों, सिंपल एग्जाम्पल से सीख सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सब लोगों को। आप गाड़ी लेने जाते हैं, आपने पैसा दिया, फाइनेंस लिया, तो पेपर साइन हो गए, गाड़ी मिल गई, लेकिन आपको वो गाड़ी शोरूम वाला बाहर नहीं निकालने देगा। वो कहेगा पहले इसका बीमा लो। क्यों? गेट से बाहर निकलते ही गाड़ी को कोई ट्रक मार गया तो क्या होगा? पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण,
आपने होम लोन लिया, आपने कार लोन तो खैर नहीं होता, लेकिन होम लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, बड़ा कंपनी का लोन लिया, बिजनेस लोन, तो वो आपसे कहेगा भाई साहब पहले बीमा करा लो अपना, तब ये लोन मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। बैंक की पॉलिसी है कि जब तक बीमा, वो क्या कर रहा है, वो अपनी सेफ्टी देख रहा है। आपने आज 1 करोड़ का लोन लिया, कल को भगवान ना करे आप चले गए, तो ये लोन कौन देगा? उसके लिए ये व्यापार है, आपके लिए इमोशन हो सकते हैं, उसके लिए व्यापार है, वो अपने ईमानदारी से काम कर रहा है। तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी तो पैसा लगा रहे हैं, गाड़ी आप ले रहे हैं, कल को टूट फूट जाए, इंश्योरेंस कम, वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि आप सुरक्षित रहें, ताकि मेरा पैसा सुरक्षित रहे। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी को कोई मार गया तो बैंक का लोन कौन क्लियर करेगा? तो सिंपल सी बात है, जब सब लोग अपने पैसे की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, अब आप लोन लेने जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जस्ट वॉक इन और वो कहता है हाँ जी लोन ले लो। 10 तरह की फॉर्मेलिटीज होती वो है। आपसे कहता है पिछले 3 साल का ट्रैक ले आओ। अगर इसमें आपका 1 महीने भी ऐसा है ना कि जब आप नौकरी पे नहीं रहे हैं, वो कहेगा सर ब्रेक आ रहा है इनकम में, ये क्यों था, वो आपसे उसके वैलिड पेपर मांगेगा। तो हर आदमी देख रहा है आपका पिछला क्या है, अगला क्या है, पिछली कितनी ग्रोथ हुई है। मान लीजिए आप 5% से हर साल बढ़ रहे हैं, तो वो ये मान के चलेगा कि आने वाले 10 साल भी बढ़ेंगे। आजकल आईटी के लोगों को लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि एआई हावी हो रहा है। तो ये बातें समझने वाली हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो जब हर आदमी अपने पैसे को लेके इतनी एहतियात बरतता है, तो एक ट्रेडर क्यों पैसा लेके मार्केट में कूद जाता है? वो क्यों नहीं हेज करके लालच, चलता? शायद लालच आया था मन में। वो क्यों नहीं अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चलता? वो क्यों उस पैसे को पकड़ के बैठा रहता है? जब सारी दुनिया कोई स्टॉक बेच रही है, 100 वाला स्टॉक 80 आया, 70 आया, 60 आया, सब लोग बेच रहे हैं तभी तो वो गिर रहा है। आप क्यों मसीहा बन के वहां हाथ लगाने चले जाते हो कि भैया तुम गिर रहे हो, हम तुम्हें पकड़ लेते हैं ऐसे? तो सर उसमें लॉस ही होता है। आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो इसका मतलब बड़े लोग उसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जब कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई उसमें घुस रहा है। लेकिन सर बहुत सारी मैनिपुलेशन भी होती है सर, इन सब चीज़ों में हमने देखा है मार्केट में कि ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या एफआईज जो हैं, वो मैनिपुलेट भी करते हैं मार्केटों को, बढ़ा देंगे स्टॉक को, एक बार से खूब ऊंचाई पे ले जाएंगे, फिर एकदम से हाथ खींच लेते हैं। तो ये मैनिपुलेशन भी बहुत होती है जो आम जनता समझ नहीं पाती। मेरा बच्चा ना स्कूल नहीं जाना चाहता, तो वो किसी दिन मुझे बहाना देता है कि पापा मेरे पेट में दर्द है। मैंने उसके पूरे एक्सरे से लेके रिपोर्ट निकाल दिया, कुछ नहीं आया, तो उसने नया बहाना लगा दिया कि पापा आज गाड़ी में तेल नहीं है। फिर उसने कोई और बहाना लगा दिया। एक्चुअली वो पढ़ना नहीं चाहता, तो वो क्या है, बहाने ढूंढ रहा है। ऐसे ही जो लोग मार्केट में काम करना नहीं जानते, वो इस तरह के बहाने ढूंढते हैं कि मैनिपुलेशन है। हम तो आई एक ऐसी मार्केट में जिसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। बाजारी स्पेकुलेशंस का है वो तो। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या कहता है, बाजार निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। जैसे ही आप कोई भी ब्रोकर का टर्मिनल खोलते हैं, वहां पे एक वार्निंग आती है कि 10 में से 9 लोग नुकसान लेते हैं इस मार्केट में। जब आपको पता है कि आगे आग जल रही है तो क्यों हाथ जलाने गए हो भाई? लोग अब सिगरेट की, उस पे पहले लिखा होता था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन कुछ अनपढ़ लोग थे, नहीं पढ़ पाते थे, तो उन्होंने कैंसर की इसकी फोटो लगा दी कि अब तो भाई सबको दिखेगा। लेकिन उसके बाद भी लोग स्मोक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है आप बताइए? इसका कोई इलाज नहीं है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने कोई चीज 100 की ली है, मुझे 95 में निकलना है। होने दो ना स्पेकुलेशन क्या हो रही है, होने दो ना मैनिपुलेशन क्या हो रही है। ये तो आपको लगता है मैनिपुलेशन हो रही है, और इसमें मैं जितेंद्र भाई इसको ऐसे देखता हूं कि मैनिपुलेशन क्या है, कोई आदमी पैसा डाल के खरीद रहा है, आपको किसने मना किया? आप डालो ना 500 करोड़ एक शेयर में, आप ले जाओगे उसे ऊपर, आप बेच दोगे। इसको मैनिपुलेशन नहीं, इसको बल्क ट्रेडिंग कहते हैं। आप इसको मैनिपुलेशन समझ रहे हैं क्योंकि आप उसके साथ नहीं चल पा रहे हैं। अब गंगा बह रही है तो वहां तो भाई सब जवार भाटा सब आएगा ना।
अब आपको अगर नहीं आती तो आपको अगर यहाँ पानी तेज था मैं डूब गया, तो तुझे जाने से पहले नहीं पता था कि यहाँ पानी तेज लाइफ है? जैकेट लेके चलते, क्यों सुरक्षा आपने लेके अपना चलते। होमवर्क नहीं किया? बिल्कुल। क्यों आपने 15 दिन उस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया? अब आप कह रहे हो कि भाई साहब, एक्चुअली क्या होता है, जितने भी लोग हैं ना, उन्हें ये सब चीजें बाद में पता लगती हैं। कहीं पे भेड़ चाल चल रही है, अभी जैसे हमारे जेवर में हुआ, यहाँ पास में, बिल्कुल बिल्कुल। जिसे देखो वो जेवर में इन्वेस्ट कर रहा था, बाद में पता लगा वो जमीन जिसकी थी ही नहीं, जिसे वो बेच रहा है। तो ये बात आपको पैसे लगाने के बाद क्यों पता लगी? पैसे लगाने पहले से क्यों नहीं पहले क्यों जानकारी नहीं ली? आपने इन्वेस्टिगेट किया? तब तो आपके अंदर लालच था कि भैया ये 1 लाख का प्लॉट मिल रहा है 100 गज का, 5 लाख का प्लॉट मिल रहा है 100 गज का, ले लो। अरे तो भाई क्यों भेड़ चाल में चल दी है? पहले इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए थी ना ये सब बातें। तो आदमी क्या होता है, मैं ऐसे लोगों को कहता हूं ये सब सुपर शाणे लोग हैं। पहले पैसा लगा दिया, नाकामयाब हो गए, अब खामियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी गलती का छीकड़ा किसी और के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। मार्केट तो सदैव ऐसा चलता है। मार्केट क्या ऐसे ही चलता रहेगा? मार्केट तो ऐसे ऐसे चल रहा है। जिसमें मैनिपुलेशन हो रहा है वो क्या ऐसे ऐसे नहीं चल रहा? वो भी ऐसे ऐसे ही चल रहा है। आप उस धारा को नहीं पकड़ पा रहे तो आप उसे कोई नाम दे रहे हैं। क्यों नहीं वो आदमी जो 500,000 करोड़ लेके बैठा है वो ना कमाए, और आप जो 10,000 लेके आए हैं वो आपके हिसाब से चल रहे मार्केट? ये कैसे संभव है? दीपक सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा आपसे कि मार्केट में हमने देखा है कि लॉस भी बहुत होता है, लोगों को फ़ायदा भी बहुत होता है। कौन से ऐसे मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग नुकसान बहुत ज़्यादा उठाते हैं और फ़ायदा ही बहुत ज़्यादा लेते हैं? क्योंकि मार्केट बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है सर, हर तरह के शेयर्स वहाँ पर होते हैं और बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बैंक लेकर आते हैं, मार्केट्स में एसआईपीज़ हैं, ईटीएफ्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल्स हैं। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जनता खास तौर से नुकसान बहुत ज़्यादा उठा लेती है बिना जानकारी, क्योंकि वो घुस जाते हैं मार्केट में, जानकारी होती नहीं जैसा कि आप बता रहे हैं। कौन से ऐसे सेक्टर आपको लगते हैं कि हाँ, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा नुकसान खा रहे हैं, और कौन से वो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा फायदा भी दे रहे हैं? जो आदमी नुकसान खा रहा है वो गोल्ड में भी नुकसान खा रहा है, सिल्वर में भी खा रहा है, बैंक निफ्टी में भी खा रहा है, निफ्टी में भी खा रहा है, स्टॉक्स में वो भी खा रहा कैटेगरी है, अलग है, ऑप्शन में भी खा रहा है, वो सब जगह नुकसान ही खा रहा है। वो कैटेगरी अलग है। तो वो मैं उसको ये कहता हूं कि तुम नुकसान इसलिए खा रहे हो क्योंकि अज्ञानता में खा रहे हो। देखो साहब, कोई सा भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लें, जो मार्केट में उतार चढ़ाव के लिए आ गया, वो हजारों करोड़ लाखों करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो 200-500 करोड़ में भी कहीं झूल रहा है। ठीक है, आप अपनी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट देखिए कितनी है। सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं। क्या लोग गोल्ड में नहीं कमा पा रहे? कमा रहे हैं। क्या लोग सिल्वर में नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं। क्या लोग बैंक निफ्टी में नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं। जिन शेयरों में आप लॉस ले रहे हैं कोई तो कमा रहा है। तो कुल मिला के मेरे को तो ये समझ आई है कि अगर आप लॉस में हैं तो आप अपने अज्ञानता की वजह से हैं, किसी और का कोई वो नहीं है, इसमें किसी और का रोल ही नहीं है। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब है पूरी तरीके से। स्ट्रेटेजी से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए जी। मैं हमेशा ये कहता हूं, यू कैन ओनली विन इफ यू हैव गुड एजुकेशन अबाउट द प्रोडक्ट यू आर इन्वेस्टिंग। और मैं देखिए इन्हीं लोगों को जो नुकसान में हैं साहब, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा, आप इससे वाकिफ कर लेंगे कि हाँ ये बात है। आप जो भी ये ऑडियंस देख रही है, चाहे वो 10 लाख के नुकसान में, 5 लाख के नुकसान, 50 लाख के नुकसान में, इतने समझदार लोग 50 लाख का नुकसान ले लिया। लेकिन यही लोग जब 50,000 का मोबाइल लेने जाएंगे ना, तो ये कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले वो सबसे पहले इंटरनेट पे देखेंगे जी इस मोबाइल में क्या क्या फीचर है, सही बात है। एज इफ दे कैन चेंज इट, R&D करेंगे पूरी उसकी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तबका जो लाखों रुपए के नुकसान में, और जब वो आईफोन खरीदता है तो कैसे खरीदता है? सबसे पहले वो देखेगा इसका कैमरा कैसा है, इसका टीवियां कितनी है, इसमें जीबियां कितनी है, इसका कलर क्या है। आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। 4 मॉडल अवेलेबल हैं, टोटल 15 वेरिएंट है, बस मुझे उंगली रखनी है। मैं रिसर्च किस बात की कर रहा हूं? क्या मैं चेंज करने के लिए कहीं भी ऐसा कैपेसिटी में हूं कि चेंज कर सकूं? नहीं। फिर मैं क्या करूंगा? मैं सारे जुगाड़ देख लूंगा कि ये 1.5 लाख का है, ये 1 लाख का है, ये 50,000 का है। अच्छा, मुझे ऐसे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और मैंने डिस्कवरी कर ली कि ये मुझे 50,000 लाख रुपए का जो भी प्राइस है उस पर मिल रहा है मेरे को। अब मैं क्या करूंगा जी? दुकान पे जाऊंगा, दुकानदार कहेगा भाई साहब 1.5 लाख का है या 70,000 का है। हम उसे कहेंगे देख इस पे तो इतना मिल रहा है। अब हम उससे किस बात के लिए बार्गेन कर रहे हैं? जो हमें मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम टाइम की वेस्टेज कर रहे हैं। जब तुझे मिल ही रहा था तो क्यों गया तू दुकान पे? आप बताओ मुझे।
क्यों गया तू दुकान पे? अरे तू ले ही लेता ना। लेकिन वो कहता है टेंडेंसी इंसान की ऐसी हो जाती है। कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं? 1,500 रुपये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और लास्ट में दुकानदार क्या कहता है, सर ऑनलाइन ले लो, हम तो वो प्राइस मैच ही नहीं कर पाएंगे। बट हमने क्या किया, 4 दिन एक ऐसे प्रोडक्ट में हमने इन्वेस्ट कर दिए, 4 दिन कह रहा हूं साहब मैं, आई हैव मेड माई टाइम अनप्रोडक्टिव, क्योंकि मैं तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। आप मुझे बताओ, डू यू हैव एनी ऑप्शन टू चेंज? क्या आप कह सकते हो एप्पल को कि साहब इसमें मेरा वाला पिंक बना दो, मेरा वाला ग्रीन बना दो? अरे जो 4 कलर अवेलेबल है वही लेने हैं, जो कैमरा अवेलेबल है वही लेना है। मैं चूज किस बात के लिए कर रहा हूं? हर बार मैं यही कर रहा हूं कि आईफोन 12 से 13 पे आ रहा हूं, 13 से 14 पे आ रहा हूं, 14 से 15 पे आ रहा हूं। व्हाट इज द कस्टमाइजेशन आई कैन डू? तो बस सिंपल मेरा कंसेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि भैया 17 आ गया, 18 आएगा, मैं ये वाला दे दूंगा, वो ले लूंगा, बात खत्म। बस मेरे को ये डिसाइड करना है कि कलर कौन सा लेना है, कितने टीबी लेना है, कैमरा उसका जैसा है वो तो मुझे वही एक्सेप्ट करना है ना। अगर मेरा बजट 30,000 का फोन का है कि भैया मुझे 30,000 में ये एंड्रॉइड फोन लेना है, तो मैं चूज क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू बी मोर स्मार्ट टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को ही बेवकूफ बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब 50 लाख 20 लाख खोने की बारी आती है, मैं तो भाई सब ज्यादा शाणा बन जाता हूं। तो इसलिए मैं इस कैटेगरी को सुपर शाणा कहता हूं कि वो लोग छोटे छोटे तो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, बड़ा लॉस दे देते हैं, बड़ा लॉस ले लेते हैं। और सर फायदे में सर सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं आज की डेट में लोग? आज की अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो मैं देखिए, फायदा सब इंस्ट्रूमेंट में है। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फायदा नहीं दे रहा? क्या लोग बिटकॉइन में नहीं कमा रहे? क्या लोग स्टॉक मार्केट में नहीं कमा रहे? क्या लोग निफ्टी में नहीं कमा रहे? क्या लोग बैंक निफ्टी में नहीं कमा रहे? लेकिन सही तरीके से इन्वेस्ट करना। भाई साहब, आपको पता ही नहीं है ना इन्वेस्ट क्या करना है। आप तो भेड़ चाल में हो। जिस दिन सीख के आओगे, ये मार्केट खान है, खान पैसे की। साहब मैं दावे से कह सकता हूं, आप कोई सा भी धंधा कर लो और आप स्टॉक मार्केट कर लो, आप पैसा ज्यादा कमाओगे स्टॉक मार्केट में। क्यों? यहाँ ना तो बायर ढूंढने जाना है, ना सेलर ढूंढने जाना है, ना पैसे की दरकार करनी है, ना सेल करने के लिए मेहनत करनी है। आज आप मान लो, ये मैं उदाहरण के तौर पे, ये कप बनाते हो आप, 1 लाख कप की आपने प्रोडक्शन कर लिया। अब आपने टीम रखी है, भैया मार्केट करके आओ, फिर एक टीम रखी है जो पैसा उगा के आओ, फिर एक टीम है रियलाइजेशन के लिए, फिर कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर डिलाइट, फिर इधर लेबर की झिकझिक, इधर जीएसटी की प्रॉब्लम्स, इधर इनकम टैक्स की प्रॉब्लम, कितना सारे डिपार्टमेंट झेलने पड़ते हैं। यहाँ पे तो बटन दबाया 500 करोड़ भी अंदर, बटन दबाया 1000 करोड़ भी बाहर। तो हाउ इजी दिस बिजनेस इज। मेरे को फोन लेते वक्त सारी अकल आ जाती है। मेरे को जूता लेना हो, मैं 5 दिन बर्बाद कर देता हूँ। मुझे गाड़ी लेनी हो, मैं 25 दिन बर्बाद कर देता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा मैं किसी एक ऐसे आदमी के कहने पे लगा देता हूँ जो खुद ही, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे नहीं पता। मतलब कुल मिलाकर सर ये है कि पढ़ो, समझो और निवेश करो। भाई साहब, बगैर पढ़े तो आप क्या काम कर रहे हो? एक इंजीनियर भी इंजीनियर तब बनता है जब वो 5 साल लगा के आता है। एक डॉक्टर भी डॉक्टर तब बनता है। अच्छा आप देखिए मजे की बात, यही वो लोग हैं जो नुकसान में हैं। एक डॉक्टर आदमी कैसे बनता है? पहले वो 12वीं करता है, फिर वो एग्जाम देता है, फिर वो मेडिकल कॉलेज में जाता है। एमबीबीएस डॉक्टर को हम डॉक्टर ही नहीं समझते, कम से कम वो एमडी होना चाहिए। एमडी तो होना चाहिए। एमडी एमएस। अब एमडी में भी हम सोचते हैं, अरे यार ये तो अभी नया नया डॉक्टर बना है। अरे भाई, वो 10 साल से अपनी ऐसी तैसी करा के यहां तक पहुंचा है। और अगर कोटे से आया है तो उसको और हम वो कोटे वोटे वाली तो मैं बात ही नहीं करता, मेरे लिए सब बराबर है जी। मेरा कहना ये है कि 10 साल मेहनत करके वो क्लिनिक खोलता है। आप कहते हो यार इसको तो एक्सपीरियंस नहीं है, उस पे चलते हैं जिसका 10-20 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब 10 साल के उसकी पढ़ाई को तो आप कुछ मान ही नहीं रहे हो। और आप सोचते हो कि मैंने सुबह 9:15 बजे पैसा लगाया, 3:30 तक तो मलाई खा लूं मैं। ये कैसे संभव है? तो बेवकूफी है वो तो बेवकूफी में ही तो लोग पैसा खो रहे हैं। सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक आम निवेशक के लिए मार्केट में? सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस। मैं कहता हूं यूथ को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आज आप कोई सा भी बिजनेस कर लीजिए, कोई सा भी, एक टाइम पे आके वो सैचुरेशन आ जाता है। हमने क्या देखा था, नोकिया के फोन आए, हमें लगा सारी दुनिया अब नोकिया ही लेगी, खत्म हो गई नोकिया, कहीं नहीं है आज की। ठीक है। सोनी के वॉकमैन आते थे, ऐसा लगा भाई सब दुनिया ही बदल गई। कहाँ है आज वो? एग्जिस्टेंस ही नहीं है। टीवी आए भाई साहब, 16 इंच से लेके हम 136 इंच 150 इंच पे पहुंच गए। आज टीवी को कोई देखता ही नहीं है।
सारे न्यूज चैनल बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यूअरशिप डाउन होती जा रही है। यूथ जो है वो आजकल फोन पे ही सब देख लेता है। ठीक है, आज फोन हमारे लिए प्रायोरिटी है, कल हो सकता है कुछ और आ जाए। आज से 10 साल पहले कब सोचा था हम लोग इंटरनेट और मोबाइल फोन पे इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, इतनी रैपिड चेंज हो रही है, किसने सोचा था आज मैं और आप यहाँ पॉडकास्ट पे बैठे होंगे। 10 साल पहले कौन देखता था पॉडकास्ट? मैंने तो वो जमाना देखा है कि टीवी पे एंटीने के लिए रोज सुबह 8 बजे रात को हम चढ़ जाते थे छत पे कि भैया देख कहाँ सिग्नल सही आ रहा है। तो टीवी का एंटीना जिसने उस वक्त एंटीने की फैक्ट्री लगाई होगी उसने तो ये सोचा होगा मेरी तो 10 पीढ़ी तर जाएंगी। कहाँ है वो आज? उसके बाद केबल टीवी आ गया। जिसने केबल टीवी का कनेक्शन लिया होगा वो सोचता था कि भैया मैंने डिश लगा ली छत पे, मेरे तो 7 जन्म तर जाएंगे। कहाँ है आज वो? उसके बाद इंटरनेट भी थ्रू केबल आने लगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, वाईफाई आ गया। अब वो सुना है वो स्टारलिंक से आ जाएगा, सैटेलाइट से आ जाएगा। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी का परिवर्तन इतनी तेज हो रहा है कि आज से 10 साल पहले जो चीज हम समझते थे कि हमारे लिए बेस्ट है वो 10 साल भी नहीं चल रही है। तो आपकी नौकरियां कैसे चलेंगी? आज से 10 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब ओहो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर दहेज भी मिला करता था 1-2 करोड़ रुपए का। आज भाई साहब जो एआई घुस गया है, कहाँ है जरूरत? और मैं दूसरों में दूर क्यों जाऊं साहब, मैं आपको बताता हूं, मेरे ऑफिस में आज से 1 साल पहले तक 10 एम्प्लॉय थे। उनका क्या काम था? कॉरेस्पॉन्डेंस करना, लोगों से मिलना, पीआर करना। भाई साहब आज 2 रह गए और काम उससे डबल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले एक लड़की ईमेल टाइप करती थी, जो लड़की किसी को जवाब देना होता था 2-2 घंटे लगाती थी, सोचती थी कि इसको कैसे एक रीजनेबल वे में, अब वो क्या करती है? हाँ इस मेल का जवाब बना दो, इसको ये बोल दो कि हमारा ये प्राइसिंग है, इसको ये बोल दो कि हम ऐसे करेंगे, इसको ये बोल दो ये हो गया, बटन दबाया टन से आ गया, 2 करेक्शन करे और फट भेज दी। 3 मिनट में हो गया ये काम, जो पहले काम 1.5 घंटे में, 1.5-2 घंटे में होता था। और मैं तो फैक्ट्री चला चुका हूं, 22 साल मैंने फैक्ट्री चलाई है साहब। मेरे यहाँ तो पहले वो टाइपराइटर पे टाइप होता था, स्टेनो बैठा होता था, पहले 1 स्टेनो था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, क्योंकि वो टाइप ही करता। अब टाइप करने में जिसकी 40 की भी स्पीड है, भाई साहब क्या होता था, उसने 2 वर्ड भी गलत टाइप कर दिए तो पहले करेक्शन लगाते थे, नहीं होता तो फाड़ के फेंक, फिर नया टाइप कर। ये दिन भी थे। फिर उसके बाद वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया, चिर 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 चिर, 5 का 1 काम करने लगा। अब वो 1 भी नहीं है। तो जमाना बदल रहा है। लोग ये नहीं समझ रहे कि आगे बेकारी बढ़ने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। तो क्यों नहीं वो ऐसे बिजनेस में आते जो कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा। आप देखो कोविड का टाइम आया, सारी दुनिया लॉकडाउन में थी। भाई आदमी ये सोच रहा था कहीं घर से बाहर निकले कोविड ना चिपक जाए, कहीं मर ना जाए, यही था। भाई साहब उसमें भी 1 दिन भी स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुआ। बड़ा गिरा वो एक अलग चीज है, लेकिन बंद नहीं हुआ, 1 दिन भी बंद नहीं हुआ। तो एक हम ऐसे धंधे में क्यों ना अपनी एक्सपर्टीज करें जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। मैं इंडिया में बैठा हूं, यहां से चला लूं, कल मैं लंदन गया मैं वहां से चला लूं, परसों मैं स्विट्जरलैंड गया वहां से चला लूं, मैं यूके गया मैं वहां से चला लूं, यूएस गया वहां से चला लूं। सिर्फ मुझे टाइम ही तो मैच करना है, मैं 4 घंटे बाद सो जाऊंगा। दीपक सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एआई एक बहुत बड़ा एक ऐसा टूल बन गया है जो नौकरियां खा भी रहा है लेकिन ज़िंदगी आसान बना भी रहा है। एग्जाम्पल आपने दिया सर जैसा उसका। लेकिन आपने ये भी कहा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो भले ही नौकरी जा रही हो लेकिन आपके लिए 24/7 इंटू काम भी कर रहा है। वो नौकरियां भले ही ना दे रहा हो लेकिन पैसा बना के दे रहा है आपको। एआई कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है सर मार्केट के लिए आज की डेट में? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मशीन पैसा कमा के दे देगी तो ये जितने करोड़पति हैं सब अरबपति से ट्रिलियनियर, बिलियनियर से ट्रिलियनियर से ये हो जाएंगे। तो मशीन कभी भी पैसा कमा के नहीं देती, पैसा इंसानी दिमाग ही कमा सकता है। ये बात आप सब लोग समझ लें। दे कैन बी योर हेल्पिंग टूल्स बट दे कैन नॉट अर्न मनी फॉर यू, क्योंकि 2 + 2 4 होता है। अब कोई एआई ने निकाला कि भाई साहब एक पर्टिकुलर स्टॉक यहां पे बाय करना है, तो वो आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा, ये सारी दुनिया कर लेगी, सब कर लेंगे, तो पैसा लूज कौन करेगा? आप बताओ। तो इसलिए ये तो कभी होने ही नहीं वाला है। जो एआई कहेगा उसका उल्टा भी होगा, कभी कभी एआई सही भी होगा, कभी कभी लॉस भी देगा। कभी भी आप समझ लें, पैसा कमाने वाला काम यदि सबको पता लग जाए, वो एक है ना अक्षय कुमार, ये स्कीम सबको बता दे तू, ये नहीं हो सकता साहब। ये स्कीम जिसके पास है, एआई कितना ही बता ले,
पैसा नहीं कमा सकते आप। लेकिन डेंजरस है सर यही। देखिए ऐसा है जी, मेरे को ना ये शब्दों से बहुत परहेज है, जो नेगेटिव शब्द हैं दुनिया में। आज से 15 साल पहले मैं यूके गया था या कहीं गया था, मैं वहां से कम 500 फोटो खींच के लाया। तो फोटो भाई साहब मैंने डेवलप कराई। हम गए एक स्टूडियो में, हमने कहा भैया ये डेवलप कर दो, उन्होंने डेवलप कर दी, हमने कुछ 20-50 रुपए पर फोटो दिए। आज की तारीख में वो इंडस्ट्री ही खत्म है। तो क्या लोगों का काम खत्म हो गया? उन्होंने अपने आप को और डेवलप कर लिया, उन्होंने कुछ और जगह अपनी पहचान बना ली। देखिए इंडिया का आदमी सुपर डायनामिक है, वी आर पीपल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज यहाँ आपकी बिल्डिंग है, 15 ऑफिस खुले, देखो बाहर कितने ठेल वाले खड़े हो गए कि भैया यहाँ जब लोग आएंगे तो मेरा खाना भी बिक जाएगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। क्या क्या नहीं बिक रहा, लिट्टी चोखा से लेके भेलपूरी से लेके, क्या सड़क पे नहीं मिल रहा आपको? स्ट्रीट वेंडर कमा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग हैं। अभी मैंने देखा सेक्टर 58 में, सेक्टर 63 में, 62 में बहुत सारे आईटी की कंपनियां हैं। भाई साहब रात को 2-2 बजे भी कई दफा हमें भूख लगती है, कहीं कुछ नहीं मिलता तो हम चले जाते हैं, चल भाई एक ताजा पराठा खाए। सब जगह मिल रहा है, चाय मिल रही है। तो कुल मिला के क्या है, वी आर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम लोग कहते हैं यूएस इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैं कहता हूं इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी की कमी है? इंडिया में आप 100 रुपए में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं एक दिन का। आप यूएस में करके तो दिखाइए। आप यहाँ पे लाख रुपए कमाते हैं, आपके पास एक गार्डनर भी है, एक काम वाली बाई भी है, एक कुछ सब कुछ है। वहां पे आप एक अफोर्ड तो करके दिखाइए। लाख तो छोड़िए, अगर आप वहाँ 5 लाख भी कमाते हैं तो भी आप एक हाउस हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरे खुद के दोस्त खुद सुबह बेचारे झाड़ू लगा रहे हैं और उनकी जो महिलाएं हैं घर की, वो टॉयलेट से लेके किचन से लेके सब खुद साफ कर रही हैं। तो कहने का मतलब है वी आर हाईली डायनामिक पीपल। 1 सेकेंड, हम लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ तुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो हमें अपने माइंड पे भरोसा है, लेकिन हम प्रोडक्टिव नहीं हैं उतने। हमारे अंदर एक कमी है कि हम लोग ना लाठी से चलते हैं। मतलब आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ रहा है घर में टॉयलेट बनाओ। घर ये आपका है, इसको बाहर साफ रखो। क्या हमें ये बेसिक चीजें नहीं पता? हमें पता है, लेकिन हम लोग डंडे की भाषा समझते हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल बट वी आर नॉट एजुकेटेड। यही हाल शायद मार्केट में हो रहा है। हमें ये पता है कि यहाँ पे पैसा बन सकता है, हम सीख नहीं रहे। हम मोबाइल के लिए तो 4 दिन खराब कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट के लिए 4 दिन नहीं खराब कर रहे। बस ये जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमें पैसा की खान है, ये खान मतलब पैसे की खान मतलब माइन है, माइन ऑफ मनी निकालना आना चाहिए। जहां कई लाख करोड़ की ट्रेडिंग रोज हो रही है, क्या मैं वहां पे 1500 रुपए नहीं खींच सकता? आप इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी है सड़क पे खड़ा है, उसको आप कितना ही पीट लो और उससे कहो लाख रुपए दे दे, जब उस पे है ही नहीं तो वो कहां से देगा? लेकिन यहां तो है, सिर्फ आपको खरोंचना ही तो है, ले लो। और वो तरकीब आनी चाहिए। मार्केट तो देने को तैयार खड़ा है, मार्केट कहां मना कर रहा है? ऐसा मुझे आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरा प्रॉफिट हो भी रहा है, दिख भी रहा है और मैं उसे बुक कर रहा हूं, मार्केट कह रहा ना 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 अगले महीने दूंगा, अभी पैसे नहीं है। ऐसा तो नहीं होता। आज ही दे दूंगा मैं तो, अभी 1 मिनट में सही तरीके से करो। बस तुझे करना आना चाहिए। सर मार्केट में हमने देखा है कई बार क्रैश डाउन आता है सर बहुत, और बहुत लोगों के पैसे डूबते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वेट करते हैं कि नहीं डाउनफॉल आ रहा है, हम और लाए। क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आम इंसान के लिए जब डाउनफॉल दिखे कि मार्केट में बहुत करेक्शन आ रही है या डाउन जा रही है? अभी हमने पीछे देखा किस तरीके से जो इंटरनेशनल हालात बने हुए थे उस टाइम पे सर, मार्केट में एक निवेशक के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब दिखे कि हाँ डाउनफॉल कंटिन्यू आ रहा है या और आगे करेक्शन हो सकती है, किस तरह की स्ट्रैटेजी सर होनी चाहिए मार्केट में? मैं यहाँ पे कहूंगा वी आर ग्रीडी पीपल, हम लोग लालची लोग हैं। ज्यादा पीछे नहीं जाते हम। आज मई के महीने में शूट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे, बस 7 महीने पीछे चले जाते हैं। दिवाली टाइम 7 महीने हुए होंगे। 1,53,000 रुपए किलो चांदी थी। मैं खुद दिवाली पे पर्व पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूजा के लिए सिक्के लेके आया था। ठीक है जी। 4 लाख चली गई चांदी वहां से।
जब 1 से 2 हुई तो लोगों को लगा रही तो गिर जाएगी, 2 से 3 हुई तो वो सोचते रह गए, जब 4 लाख पहुंच गई तो सब खरीदने पहुंच गए और वहीं से वो गिर गई। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग ना जब राइट टाइम होता है तब नहीं घुसते, तब हम सोचते हैं ये तो फ्रॉड हो रहा है। कैसे सर राइट टाइम को समझे? आप किसी भी चीज में निवेश करिए। क्योंकि सर एक कॉमन मैन क्या होता है ना कि जैसे मैं अपने आप बताऊं, मुझे मार्केट की जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को चाहिए कि नहीं, हाँ मेरे को निवेश करना है। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं कहता हूं भाई साहब मार्केट में आओ ही मत। आपको लिए तो बहुत अच्छा रूट सरकार ने बना के दिया है, म्यूचुअल फंड। मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड तो आज की तारीख में लोग कहते हैं ना 7 अजूबे, मैं कहता हूं 8वां अजूबा म्यूचुअल फंड है। आपको कुछ करना नहीं, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपना पैसा उठा के म्यूचुअल फंड को दे देना और एज लिटिल एज 500 रुपीज अ मंथ। वो तो ये नहीं कह रहे कि आप करोड़ों रुपए लेके लगाइए, आप तो 500 रुपए महीना लगाओ। जब आप पे 500 से लगे 1000 है तो आप 1000 लगाओ, 1000 है 2000 लगाओ। मैं तो आपको कहता हूं आप 1000 रुपए लगाइए, आप 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं इसी जीवन में म्यूचुअल फंड के जरिए। खुद आप लगा के देख लो। अगर आप म्यूचुअल फंड में आएंगे उस पर तरीके तसल्ली से बात करेंगे, मैं उसकी जो बाजार की स्ट्रेटेजी करेक्शन में सर थोड़ा सा उसको समझा। देखिए ये बात तो हमेशा सच्ची है कि जब कोई चीज करेक्ट होती है वो लेने के लिए हमेशा अच्छी होती है। 2 लाख रुपए गोल्ड गया, वहां से जब करेक्ट होके 1.5 लाख आ गया तो अच्छा ही प्राइस है ना। लेकिन जब होता क्या है, जब 2 लाख होता है तो लोगों को दिख रहा होता है कि 5 जाएगा, और जब 2 लाख से गिर के 1.5 हो जाता है तो वो सोचते हैं अरे ये तो 50,000 आ जाएगा। उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें मार्केट के प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तेजी में उन्हें लगता है कि अरे ये तो आसमान छू लेगा, और जरा सी गिरावट आती है उन्हें लगता है कि ये जमीन में ना घुस जाए। मैं आपको बताता हूं लोगों के पास यही डेटा नहीं है कि बाजार कितना गिरता है। मैं आपको बताता हूं 1990 यानी कि हम कितने बात कर रहे हैं 35 साल पहले तक का डेटा, 36 साल का मैं बता रहा हूं। 1990 से बाजार का चला, 1992 में हर्षद मेहता जी आ गए, बाजार 50-60% गिरा, क्या वहां से नहीं उठा? उठा। आज 80-85 तक चला गया था। ठीक है जी, फिर वहां से उठ के कहां आया? 2000 पे हम धीरे धीरे चले, ग्लोबल मंदी आ गई, .com बबल आ गया, मार्केट के हालात बद से बदतर हो गए, क्या वहां से नहीं उठा? उठा। 2004 में मनमोहन सिंह जी ने पूरी मेहनत लगा दी, ग्लोबलाइजेशन ये वो टीम टाम, बाजार फिर ऊपर आ गया। 2008 में लेमन ब्रदर हुआ, बाजार फिर गिर गया, क्या वहां से नहीं उठा? फिर वहां से चला। इंडियन मार्केट तो और ज्यादा क्रैश हुई थी। ठीक है जी, वहां से फिर चला, फिर ऊपर आया, संभली इकोनॉमी, बाजार में तेजी आई। 2016 में 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी का वेलकम किया बाजार ने, पूरी शानदार विक्ट्री हुई इनकी, बाजार 6000 से 9000 चला गया। 2000 से फिर मोदी जी ने कहा जी अब हम कल से नोटबंदी कर रहे हैं भैया, फिर बाजार गिर गया 50%, फिर करेक्शन आ गई, फिर क्या वहां से नहीं उठा? फिर वहां से उठा। 2020 तक फिर उठता रहा, 2020 में कोविड जैसी महामारी आ गई। अब क्या इस बीच में हमने और वैश्विक स्थितियां नहीं देखी? कितने युद्ध देखे? अच्छा चलो 2020 से 2025 आया, सुपर बम्पर बढ़ रहा है तब से बाजार। अब अगर 12-15-20% क्रैश हो गया या करेक्ट हो गया तो क्यों आए बात का रोना है? जिसने 10 साल पहले लगाया था क्या वो प्रॉफिट में नहीं है? जिसने 8 साल पहले लगाया था वो प्रॉफिट में नहीं है? हाँ, जो आदमी ने अभी लगाया ही बिल्कुल टॉप पे है भैया, वो तो लॉस लेगा। दूसरी चीज, क्या इस बीच में हमने लड़ाइयां नहीं देखी? यूक्रेन वार देख ली, मिडिल ईस्ट, और मैं तो 1990 से बताता हूं, खाड़ी युद्ध 20 साल तक चलता रहा, ईरान इराक लड़ रहे थे। अगर किसी को नहीं पता है तो वो पीछे की किताबें या गूगल कर लेना, खाड़ी युद्ध देखो कितने साल चला था। क्यों लड़ चला था? एक अमेरिका की एजेंसी कहती है यहाँ तेल है, ईरान कहता है ये मेरा कब्जा है, इराक कहता है मेरा है, बाद में कहते हैं भैया तेल नहीं है तुम लड़ो मत यार, खत्म हो जाओ। ऐसे ये बेवकूफी का युद्ध था और ये 20 साल चला था। बिल्कुल, बहुत लंबा चला था। इस बीच में लीबिया हुआ, वेनेजुएला हुआ, इसके बाद ये क्या नाम है वियतनाम वार हुई, इसके बाद भाई साहब चाइना और कोरिया हुआ, कोरिया नॉर्थ कोरिया हुआ, इधर भाई साहब हम क्या करते हैं ये पाकिस्तान हुआ, इंडिया पाकिस्तान भी हो गया इस बीच में 2-3 दफा। अमेरिका अफगानिस्तान हुआ, अमेरिका इराक हुआ, अमेरिका लीबिया हुआ। तो क्या हमने लड़ाइयां नहीं देखी? भाई साहब बाजार हर दुखड़े को पीछे छोड़ के ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? इसके पीछे का कारण समझते हैं। हम लोग विस्तार कर रहे हैं अपना जनसंख्या का। मोदी जी जब आए थे तो कहते थे 120 करोड़ हैं, आज हम 140 करोड़ हैं।
आने वाले टाइम में 160 करोड़ होंगे, 200 करोड़ पे पहुंचेंगे, ये और लार्जेस्ट विस्तार पॉपुलेशन कभी। बन चुके हैं तो ऑलरेडी। हम लोग क्या है भाई साहब, पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, इंटरनेट भी कंज्यूम करेंगे। तो जब हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है तो कंपनियों के प्रॉफिट अपने आप बढ़ेंगे। जब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। सिंपल सा गणित है, कोई इसमें सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। आज से 10 साल, आपने ये देखो, मैं गिन पा रहा हूँ 20 लाइटें लगी हुई हैं। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले थी इसकी जरूरत? नहीं थी। अब ये खराब भी होंगी, कल आप चेंज भी करोगे। आज आप कैमरा भी लेके बैठे हो। जब मैंने शुरू किया था पॉडकास्ट तो उस वक्त मुट्ठी भर 10-20 लोग थे, आज 200 लोगों से ज्यादा का पॉडकास्ट है। तो क्या सबने कैमरे नहीं खरीदे? बदलाव ही जीवन की नियति सबने है। लाइटें नहीं खरीदी? सबने माइक नहीं खरीदे? सबने ये क्या कहते हैं, ये साउंड प्रूफिंग के इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदे? तो बताइए, इसका मतलब डिमांड क्रिएट हुई ना। पुरानी चीजों की डिमांड खत्म हुई, नई चीजों की डिमांड आ गई। ये चलता रहेगा, प्रकृति का नियम है। अभी के आपने युद्धों की बात की, पिछले की गिनाया, अभी भी हम एक युद्ध के सिचुएशन में फंसे हुए हैं। पूरा विश्व देख रहा है किस तरीके से चीज़ें फेस कर रहे हैं। अभी के हालातों को किस तरह देखते हैं सर? आज हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के बीच में, जब हम बैठ के बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट को लेकर। सर आपका क्या विजन है? किस तरह देखते हैं आप कि ये हालात किस तरह जा रही हैं और भारत की इकोनॉमी किस तरह इफेक्ट हो रही है सर इससे? देखो साहब, सिंपल सा मेरा कहना ये है, ये युद्ध बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला। दुनिया में कोई भी युद्ध बहुत ज्यादा अब नहीं चलेगा। ये तो क्यों नहीं ईगो चलेगा? पे टिके हुए हैं ना एक्चुअली, ये ईगो पे टिके हुए युद्ध हैं ये सब क्या है, देखिए, आज ये ना अहम की लड़ाई बन के रह गया। अब इसमें कुछ रह नहीं गया। युद्ध तो ऑलरेडी वैसे खत्म हो चुका है। बस अमेरिका को प्रूव करना है कि हम पावरफुल हैं, ईरान को प्रूव करना है कि हम तो झुक ही नहीं रहे। भाई तू पावरफुल है तो कोई बात नहीं। और ये एक्चुअली युद्ध अमेरिका और मतलब यूक्रेन, उसका ईरान, इजराइल और ईरान का युद्ध नहीं है। ये युद्ध अमेरिका और चाइना का है। ये बात समझ लीजिए। ये युद्ध अमेरिका और रशिया का है। आज वो तो मोहरा एक। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, ईरान के पीछे रशिया और यूक्रेन का, वो रशिया और चाइना खड़ा है। कहां झुक रहा है कोई? और दूसरी बात आप लोग एक समझ लीजिए, हम लोग विकसित दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई आदमी अपने परिवार को खोना नहीं चाहता, कोई आदमी अपना नुकसान नहीं करना चाहता। आज आप अपने आप बताइए, सोच के देखिए, मैं एक आम आदमी से कह रहा हूं, उसको अपनी रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है। वो कहाँ लड़ने में इंटरेस्टेड है? आप बताओ, आज आपसे मैं कह दूं कि आपका पड़ोसी रोज गाड़ी खड़ी करता है तो आप कहीं ना कहीं कहोगे यार चल छोड़, कहीं और में घर ले लेते हैं, क्या इससे मगजमारी करें। भाई अपना रोज सुबह 10 बजे के जाए, रात को 9 बजे नौकरी करके पहुंचते हैं और फिर उससे लड़ने का टाइम है? आप बताइए। तो क्या ऐसे देश खाली बैठे हैं या उनकी जनसंख्या खाली बैठी है? आप बता के देखो। पहले युद्ध होते थे, हजारों सैनिक जा रहे हैं, अब कहाँ है सैनिक? अब तो हवा से ही हवा में बात हो हवा रही में ही है। हवा हो रही है बात। तो ये क्या है? और दूसरा, 90 दिन या 50 दिन 60 दिन जो युद्ध चला, उसके बाद एक प्रपोजल आया। इसका मतलब दोनों तैयार हैं शांति वार्ता पे बात करने के बस लिए। बात बन नहीं पा रही है। बात बन नहीं पा रही है तो चल तू दो उधर से छोड़ दे, मैं इधर से तो छोड़ सर दूं। ऐसे हालातों में सर भारत का आप किस तरफ देख रहे हैं इकोनॉमी को? देखिए, भारत अपने आप में ना एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है। 140 करोड़ की जनसंख्या साहब कम नहीं है। सारी वैश्विक मार्केट है हम। दुनिया की हर कंट्री आती है यहाँ पे। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बोले नहीं, लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना गए हैं, कहीं ना कहीं ये उन्होंने साबित कर दिया है जी जिनपिंग ने कि भाई हम पावरफुल हैं, आना है तो वो आएंगे, हम नहीं जाएंगे। और ये प्रूव है। आज आप देखिए कितना चाइना आगे निकल चुका है। बिल्कुल, नो डाउट। पॉपुलेशन में तो है ही है आगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को देखें साहब आप, उनके काम करने को तरीके को देखें। मैं तो कम से कम भी नहीं तो मैं समझता हूँ 100 बार से ज्यादा चाइना गया हुआ हूँ। भाई साहब उनके सिस्टम देखें, वो दुनिया में 100 साल आगे चल रहे हैं। हम लोग तो अभी सोच भी नहीं सकते वो कहाँ पर हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप आज जाइए गंजाओ में। गंजाओ उनकी एक टाइप सिटी नहीं है, बी क्लास सिटी है उनकी, ए कैटेगरी सिटी नहीं है गंजाओ। वहां जैसे ही आप जाएंगे, वहां पे एक वो लगा हुआ है, एयरपोर्ट की बता रहा हूं मैं आपको। आप घुसे, उन्होंने आपका स्कैन कर लिया, पता लग गया उन्हें कि आपको दिल्ली जाना है। जैसे ही आप स्क्रीन पे जाएंगे, वहां से दिल्ली की फ्लाइट आएगी और पता लग जाएगा इस गेट पे आपको जाना है। मतलब आप देखिए, हर आदमी उनके यहाँ जो है कैमरे की नजर में है। टेक्नोलॉजी में आज आप फोन से लेके एक
कोई भी चीज ले लें वो सब मेड इन चाइना दिख रही है। कहाँ आगे निकल गए हैं वो टेक्नोलॉजी में। मतलब युद्ध भले ही होता रहे, भारत स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा। देखिए सब स्थिर रहेंगे, सिर्फ ऊंचा नीचा देखिए चलता रहेगा, कभी गिरावट कभी तेजी आती रहेगी। और ये एक आप ये मत सोचिए कि कोई भी युद्ध जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए कोई भी कंट्री, अब देखिए रशिया यूक्रेन है, 4 साल हो गए 4 साल आज, हो गए हैं। खत्म ही नहीं हो रहा। तो क्या दुनिया ने इस बीच में तेजी देखना बंद कर दी? सोना भी ऊपर गया, हम लोगों ने 26,200 का जो लेवल बनाया वो भी उसी बीच में बनाया हाई का। तो क्या हम लोगों ने नई ऊंचाइयां नहीं छू दी? तो उसी दौरान छुई है जिस टाइम युद्ध चल रहा है। क्योंकि युद्ध जहां भी चल रहा है वो चल रहा है भाई, वहीं दो लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया? हम लोग क्या मातम बनाने बैठ गए? क्या हम लोगों ने बिजली की कंजम्पशन छोड़ दी, खाने की कंजम्पशन छोड़ दी? क्या हमारे यहाँ होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए? सब चल रहा है। कहाँ है दिक्कत बताइए? आप मुझे सोच के बताओ कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से आपका कौन सा काम रुका है? या आज इजराइल और वो, हाँ ये जरूर है कि मोदी जी कह रहे हैं भाई तेल कम करो, तो वो एक इकोनॉमी को बचाने का तरीका है। क्योंकि 60 रुपए वाली चीज $120 हो गई, $110 हो गई, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। क्यों नहीं मोदी जी अर्ज करें लोगों से? सोना जो है $4,000 $5,000 वाला $5,500 टच कर रहा है, तो भाई महंगी हो रही है, तो डॉलर जा रहा है, सामान आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भैया फॉरेन रिजर्व को बचा लो। तो मैं नहीं समझता, इट इज ए वेरी, मैं कहूंगा इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट इस तरह से आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, अपील कर रही है। जनता फॉलो भी कर रही है उसको सर। करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या मोदी जी का अकेले का देश है? मोदी जी तो जनहित की बातें कर रहे हैं ना। मोदी जी कहाँ कह रहे हैं हाँ महंगाई बढ़ेगी, ये इसके लिए लोग तैयार हैं। क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो सब चीज महंगी होती है, उसके ऊपर सारी दुनिया बेस है। आपकी गाड़ी का तेल ज्यादा लगेगा, आपका जिस ट्रक में रख के सब्जी आलू गोभी प्याज टमाटर आ रहा है वो भाड़ा ज्यादा लेगा, तो सब्जियां महंगी होंगी, दवाइयां महंगी होंगी, सब चीज महंगी होगी। कोई बड़ी बात पूरा नहीं है इफेक्ट पड़ेगा। कि बिजली का यूनिट महंगा हो जाए, सब चीज महंगी होगी। तो आप लोग 10 से 15% महंगाई, जो आपका अगर बजट 50,000 का है तो तैयार रहे 55,000 60,000 वो होने वाला है। मतलब महंगाई बढ़ने वाली है। बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता। दीपक सर, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पैसा बनाना सही तरीके से वो आप समझाते हैं। थोड़ा सा उस पर बात करते हैं सर। निवेशकों को सर किस फील्ड में सबसे अच्छा ऑप्शन बनते हैं पैसा कमाने के सर आपके हिसाब से? देखिए पैसा कमाने के विकल्प क्या क्या है? सबसे पहले विकल्प है बैंक की एफडी, 7-6-7% सूखा काम, पैसा सूखा डाल दो, एकदम सेफ है। ठीक है। उसके बाद क्या है? पीपीएफ, ये वो जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, 1-8% और ज्यादा। इसके बाद म्यूचुअल फंड है, इसके बाद प्रॉपर्टी है, इसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, बिटकॉइन है, बस यही विकल्प है। अब आदमी ये सोचे कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। हाँ मैं ये कहूंगा एफडी और ये जो पोस्ट ऑफिस है, इनसे म्यूचुअल फंड से लेके आगे के जो इंस्ट्रूमेंट है सारे बेहतर है। आप अपना रिस्क एनालाइज करिए, सब जगह पैसा बन रहा है, सब में लोग लाखों गवा रहे हैं और करोड़ों कमा भी रहे हैं। बस तरीका आना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब घुसना है, कब निकलना है। अगर ये नीचे आ गया तो मुझे कब इसमें लॉस बुक करना है। एक्चुअली देखिए लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता हूं प्रॉफिट के पीछे भागने का गेम ही नहीं है। गेम क्या है? मैं मार्केट को क्या दूंगा मुझे पता होना चाहिए। मार्केट मुझे क्या देगा ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। 100 की चीज 1000 जाएगी, हमें क्या पता? या 100 की चीज 80 जाएगी, हमें क्या पता? लेकिन 100 की चीज 95 जाएगी, मुझे वहां निकलना है, ये मुझे पता होना चाहिए। बस दिस इज द गेम। आपने सर बिटकॉइन का बताया, म्यूचुअल फंड्स का बताया और शेयर मार्केट का बताया कि जो कि अलग अलग मार्केट सब तरह की हैं सर। मार्केट में सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे अगर 10 लाख रुपए लगाने हैं, आप मुझे क्या सलाह देंगे कि जितेंद्र आपको ये 10 लाख रुपए इस चीज़ में लगाने चाहिए जो जो मेरा पैसा अच्छे बन भी जाए, सेफ भी रहे, मैं ज़्यादा नुकसान में ना रहूँ, भले लॉन्ग टर्म के लिए हों सर चीज़ें वो? देखिए जितेंद्र, बड़ी सीधी सी बात है, यदि आपको ज्ञान है स्टॉक मार्केट का तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। यदि ज्ञान नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगाइए। म्यूचुअल फंड ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि परफॉर्मेंस उन्होंने प्रूव किया, आने वाले पिछले 10 साल 15 साल 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड 12-15% से लेके 28 से 30% तक की रिटर्न दे रहे हैं। 10 साल का डेटा बता रहा हूं मैं, एक साल पिछले 1-2 साल नहीं, 10 ईयर CAGR की बात कर रहे हैं हम। तो आप 25% जो म्यूचुअल फंड दे रहा है पिछले 10 साल से, आप उसमें 10 साल डाल के देखिए ना। आप क्या करते हैं, आज उसको देखते हैं कि अरे ये इसने 25% रिटर्न दी है, मैं इसमें पैसा डाल दूं
वो 2 साल अंडर परफॉर्म करता है, आप पैसा लेके निकल जाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपने डाला, हो सकता है पहले साल 5-10% कम कर दे, फिर 5-10% कम कर दे, फिर हो सकता है 50% बढ़ जाए, तो आपने तो 30% की राइट छोड़ दी ना। लेकिन इसको 30% देने में कितना टाइम लगा, 3 साल। अब हो सकता है अगले साल फिर वो 20% बढ़ जाए वहां से, तो आपने तो पूरा जरिया ही छोड़ दिया, क्योंकि आपने उसे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखा। म्यूचुअल फंड हुआ या कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आज गोल्ड 1.5 लाख के आसपास है, चलिए कल बढ़ गया 10,000 रुपए, लेकिन उसके बाद भी 1,60,65,000 है। लेकिन जिसने 2,000 में लिया वो तो नुकसान में है, लेकिन जिसने 1 लाख में लिया वो फायदे में है। तो कहने का मतलब है टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम कोई सा भी ऐसा टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं 8 साल का जिसमें गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है? आप मुझे बताओ। क्या हम निफ्टी का कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं कि मैंने 8 साल पहले किया था और इस 8 साल में मेरा नुकसान है? नहीं। आप शॉर्ट टर्म नजरिए से मार्केट में आएंगे, ये मार्केट नहीं कमा के देगा। लॉन्ग टर्म से आइए, ये कमा के देगा। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप कोई भी जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान कुछ भी खरीदते हैं, क्या आप खरीदते के 2 महीने बाद ही बेच देते? कभी भी नहीं बेचते। आप कहते हैं आपने आज 1 करोड़ की खरीदी, आप उसी दिन टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, भाई मैं इसे 2 करोड़ की बेचूंगा, चाहे उसमें 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 12 साल लग जाए। आप वहां तो टाइम की कैलकुलेशन नहीं करते। लेकिन जब आप मार्केट में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, आप रोज अपना स्क्रीन देखने लगते हैं, क्योंकि दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ अस, मैं जिसमें मैं भी हूं, कि हम छोटे पैसे की रखाव ज्यादा करते हैं, बड़े को हम खुला छोड़ देते हैं। मैं अगर दीपक वाधवा से ये पूछूं कि आज के सिनेरियो में कौन से ऐसे निवेश हैं जो सबसे बेस्ट हैं आपकी नजर में? सर सारे बेस्ट हैं, मैं किसी भी निवेश को कम नहीं बताता। फिर भी अगर उनको कैटेगराइज करना हो तो? सर देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, सोना चांदी बहुत अच्छा है, अगर आपके पास इससे ज्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी के हक में नहीं हूं, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत क्योंकि अच्छा मैंने कई निवेश बार है। सुना आपका प्रॉपर्टी के लिए आप मना करते हैं। हाँ, क्यों होता था? देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि आज की तारीख में 10,000 में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 1 लाख में ले सकते हैं, 5 लाख में ले सकते हैं, 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख, सोच सकते हैं तब। ठीक है। नोएडा में आज आप 2 बेडरूम फ्लैट मुझे 1.5 करोड़ से कम में लेके दिखा दीजिए, नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि 1.5 करोड़ पहले तो मैं इकट्ठा करूं, या मैं होम लोन लूं तो मैं आने वाले 25 साल उसकी गुलामी करूं। तो मेरा मानना यह है कि घर सिर्फ एक होना चाहिए जिसमें आप रहते हैं, वो आपका अपना होना चाहिए, चाहे उसके लिए कर्जा लेना पड़े या जो मर्जी करना पड़े। दैट इज दी सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, उसके मैं हमेशा हक में हूं। इसके बाद प्रॉपर्टी का निवेश मैं कभी भी हक में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि पहले तो प्रॉपर्टी आती आपकी मर्जी से, जाती अपनी मर्जी से। आज मैंने मान लो 1 करोड़ का कोई फ्लैट, दुकान, मकान, बिल्कुल चाहे मैं कह रहा हूं कनॉट प्लेस, बिल्कुल जो हॉटेस्ट लोकेशन है वहां ले लिया। आज मैं खड़ा हो जाऊं कि मुझे ये बेचनी है, क्या बिक जाएगी? कभी भी नहीं बिकेगी। वहां भी है, तुरंत नहीं बिकेगी। अरे साहब आप आज एक काम करो ना, कैनॉट प्लेस का ऐसे चक्कर लगाओ, वहां भी 25 दुकानें दिखेंगी जो बंद पड़ी हैं, उसका कोई ना लेवाल है, ना किराए पे चढ़ रही है, ना कुछ हो रही है, ना बिक रही है। दूसरी बात, आप जब पहली बार बेचने जाएंगे तो डीलर कहेगा बिक जाएगी 2 करोड़ की, जब आप टेबल पे बैठेंगे 1.5 करोड़ ही घर ही लेके आएंगे, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है उसका। 50 लाख तो मेरे यूं ही उड़ गए। तीसरी बात, खरीदने गए तो उसने कहा 1.25 लाख की, 1.25 करोड़ की मिलेगी, जब लेने बैठे तो वो 1.5 करोड़ की पड़ गई, कोई पैरामीटर नहीं है। चौथी बात, मैंने आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, मुझे कल 10 लाख की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? क्या खिड़की निकाल के बेचूंगा, कमरा निकाल के बेचूंगा, नल टोटी निकाल के बेचूंगा? लेकिन स्टॉक मार्केट में यदि मेरा 1 करोड़ का निवेश है और मुझे केवल 5,000 की जरूरत है, मैं उतना ही बेचूंगा। 5,000 आ गए, बटन दबाया, इवन उसमें भी क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में भी ऐसा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में भी, डिजिटल गोल्ड सिल्वर में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये प्रोडक्ट इसलिए पसंद है। सेकेंडली, आप डेटा निकालिए, हम डेटा पे बात करेंगे। स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 साल में 17 से 20% का CAGR रिटर्न दिया है। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉपर्टी का जब आप CAGR रिटर्न देखेंगे 10 साल का, तो 9% ही है। फिर तो एक इंस्ट्रूमेंट तेज भी भाग रहा है, लिक्विडिटी भी आसान है, बटन दबाओ पैसा अंदर, बटन दबाओ पैसा बाहर। मेरे पास 1,000 रुपए है, 500 रुपए है, मैं उससे भी निवेश कर सकता हूं। प्रॉपर्टी में तो भाई साहब मुझे पहले चंक ऑफ मनी चाहिए। फिर एक और समस्या, लेने के बाद पता लगता है इसके तो पेपर फर्जी हैं। ये एक बड़ा दिक्कत आती है, ठीक है ना। मैं एक ऐसे आदमी पे ट्रस्ट कर रहा हूं जो खुद ही अनपढ़ है,
तो सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रॉपर्टी में मैं इसलिए निवेश मतलब में प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट नहीं फॉर नहीं, यू। एक घर होना बहुत जरूरी है, दैट इज योर सिक्योरिटी। मैं प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को गलत नहीं बताता, प्लीज। एक घर होना चाहिए। एक घर होना चाहिए, वो बिल्कुल चैन की बंसी बजा के आदमी उसमें सोए, जितना उसकी यथा अनुसार, जिसका एक बेडरूम का यथा है वो एक बेडरूम ले, जिसका इतने बड़े बंगले की यथा है वो उतना बड़ा ले, लेकिन एक एक घर होना अपना चाहिए। जरूर होना चाहिए। बाकी अगर करना है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चले। आप देखिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। हम यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे प्रॉपर्टी 7-8-9% देती है और वहीं स्टॉक मार्केट मुझे 15-17% देती है, तो मैं क्यों प्रॉपर्टी में लगाऊं? पहले तो बड़ा पैसा का जुगाड़ करूं। बिल्कुल। दूसरा, आज आप घर लेने गए, समझिए बात को, आपके पास 1.5 करोड़ का वो है और वो एक पिक्चर 55 की डील हो रही है, आपको वो 1-1.5 करोड़ पूरा छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 1 करोड़ छोड़िए, मैं कहता हूँ 500 रुपए है तो आप 500 से निवेश शुरू कर दीजिए ना। आपके पास 1000 रुपए, तो 1000 रुपए से सिप नहीं हो सकती सर। 1000 रुपए की सिप आज कोई नवयुवक कर दे, यानी कि जो बच्चा 17-18 साल का है, जिसको पिताजी से पॉकेट मनी मिल रही है, वो भी अगर 1000 रुपए से शुरू कर दे और किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे जो आज 20 से 25% की रिटर्न दे रहा है, और मैं कह रहा हूं कि वो 15% देता रहेगा या 12%, 60 साल 70 साल में 100 करोड़ बन जाता है 1000 रुपए की प्रॉपर्टी सर ये लेके। कैलकुलेशन मैंने कई बार देखा, आपको भी मैंने सुना है कई बार, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैलकुलेशन समझाते हैं। ये कैलकुलेशन किस तरह सर म्यूचुअल फंड में काम करती है, कैसे रिटर्न्स आती हैं म्यूचुअल फंड में? बहुत सिंपल है, आप इंडेक्स में पैसा लगा दीजिए। हमें इंडेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि पिछले 10 साल में हर साल निफ्टी जो है 17% बढ़ा है। तो हर साल 17 नहीं बढ़ता, एक्चुअली कम क्या भी हो होता सकता है, है। नहीं नहीं नहीं, 17% CAGR मतलब 17 ही मिला है, उसमें कम ज्यादा नहीं है। अच्छा। क्या है, पहले साल मान लीजिए हम 2020 से बात करें तो 2020 में 40% गिर गया निफ्टी, ठीक है। उसके बाद वहां से, यानी कि हम 12,000 से 7,500 आ गए, 7,500 से हम 5 साल में 26,500 पहुंच गए। तो कितना हो गया ये, 7.5 का डबल ट्रिपल, यानी कि वहां से 400% की रिटर्न आ गई। गिरे कितना, 40% रिटर्न आ गई, 400%। तो फर्क नहीं है। अगर आपने उस वक्त लिया होता तो आपका पैसा 400% से बढ़ता। सपोज मैं आज की डेट में 10,000 रुपये अगर किसी म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ और 15 साल के लिए उसको मैं छोड़ देता हूँ, किस तरह कैलकुलेशन होगी सर? अगर वो 15% के CAGR से बढ़ रहा है तो आपका पहले साल 10,000, मतलब 10 साल बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10,000 में 1,500 रुपए का इजाफा हुआ, यानी कि 15%। अगले साल फिर 15 रुपए का इजाफा, फिर 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15, ऐसे करते जाइए, आप देख लीजिएगा वही कैलकुलेशन बैठेगी जो वैसे बैठती है। मतलब म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। मैं कह रहा हूं भगवान का दिया हुआ तोहफा है म्यूचुअल फंड, अगर अगर सही तरीके से करे तो। सही और गलत तो है ही नहीं ना इसमें, तो बस आपको एक म्यूचुअल फंड एक डिसाइड करना है कि मुझे मिड कैप में लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है, बाकी काम तो देश कर रहा है ना आपके लिए। मार्केट कर रही है। देश कर रहा है, क्योंकि देश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, कंपनियां बढ़ रही हैं, कंपनियां बढ़ रही हैं तो वो कंपनी बढ़ रही है, मतलब कंजम्पशन बढ़ रही है। देखिए सीधी सी बात है, आप लोग ना इसको ऐसे देखिए, हम लोग कहते हैं मोदी जी, मैं इसमें ना एक बहुत लोगों को कहता हूं, मोदी जी अकेले देश नहीं है, मोदी जी एक लीडर हैं, विजनरी लीडर हैं, ठीक है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, मैं कह रहा हूं मोदी जी ने वो काम कर दिया जो आपकी पीढ़ियां संभालेंगी। आप ये देखिए, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, आज से 6 साल पहले जब मुझे देहरादून जाना होता था 8 घंटे लगते थे, फिर मुझे 5.5-6 घंटे लगने लगे, आज 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो ये विजन नहीं है, इसको आप कोई मान ही नहीं रहे। क्या मैं कल को मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो क्या ये रोड वो अपने साथ छाती पे रख के ले जाएंगे? सही बात है। आप बताओ भाई साहब, जब भी कोई नया लीडर आता है उसका आते आते इफेक्ट नजर आता है धीरे धीरे। आज आप 2020 से पहले, मैं आपको बताता हूं भाई साहब, मुझे आपको 1 लाख रुपए देना था तो पहले मैं जाता अपने बैंक, चेक लिख के देता, वो मुझे ड्राफ्ट देता, वो ड्राफ्ट में आपको कुरियर करता, कुरियर आपको 2 दिन में पहुंचता, आप उसको अपने बैंक में डालते, बैंक आपका उसे 3 दिन बाद क्रेडिट देता, 8 दिन का प्रोसेस 8 सेकंड में हो गया। ये क्या अपने आप में क्रांति नहीं है? आपने मुझे अपना फोन नंबर दिया, मैंने टन से आपको पैसा भेज दिया, आप इसको क्रांति नहीं मान रहे? बदलाव है, बिल्कुल है। आज से हम 2014 से ही बात करते हैं,
इससे पहले तो हम कहते हैं कि लोग कहते हैं ना मोदी जी ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं मोदी जी ने क्या किया। एक फोटो किसी को भेजने के लिए 2-2 घंटे लगते थे, आज 1-1 जीबी की फाइल, 10-10 जीबी की फाइल हम 5 मिनट में भेज लेते हैं। ये क्रांति है, ये बदलाव है। और इसके लिए, और देखिए सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, आज हमें ना हमेशा पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, हम नेगेटिव देखते हैं, इसलिए ग्रोथ नहीं होती। हम कोई भी काम करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स पे वर्क करने लग जाते हैं। अरे ये तो होगा ही नहीं, अरे ये उसके लड़के ने किया था वो फेल हो गया। हम पॉजिटिव क्यों नहीं देखते? आप देश को भी पॉजिटिव देखिए, अपने आप को भी देखिए और अपने अंदर बदलाव लाइए, देश तो अपने आप बदल जाएगा। दीपक जी, हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे देश में मानी जाती है, चाहे महिला हो पुरुष हो। और ग्रोथ भी हमारे देश की अच्छी खासी हो रही है। ठीक है, वैश्विक हालात अभी जो भी बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यूथ हमारा सर बहुत फास्ट पेस में सर आगे बढ़ रहा है, नौकरी पेशा वाले लोग बढ़ रहे हैं और रोजगार की हालांकि कमी ज़रूर नज़र आती है क्योंकि जिस तरह की पॉपुलेशन हमारे देश में है। युवा वर्ग हमारा किस तरीके से निवेश में सर आगे बढ़े? पहले तो मैं साहब यहाँ पे बिल्कुल ऐलानी एक बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ युवा वर्ग सीरियस ही नहीं है। मैं तो अपने यहाँ देखता हूँ, लड़का आएगा भाई साहब, काम कुछ जानता नहीं, वो कहता है मुझे 50,000 सैलरी चाहिए। किस बात की? भाई तुम सीखो। आप क्या सोचते हैं आपके यहाँ क्या आपके जितने एम्प्लॉयज हैं सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस नहीं है। आपका यहाँ आने का टाइम 10 बजे है, 10:15 10:30 तक टहलते हुए आते हैं। दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर जॉब्स। ये है सर, फैक्ट है। आप ऑफिस में ना हो, आपके ऑफिस का जो एफिशिएंसी लेवल है वो गिर जाता है। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जानवर थोड़ी है कि पीछे से संटी लगेगी तो आगे भागेंगे। वाई दैट एफिशिएंसी लेवल इज ड्रॉपिंग डाउन? मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अपना ड्राइवर देख लीजिए, आप अपना हाउस हेल्प देख लीजिए, आप अपने यहाँ कोई भी काम करना देख लीजिए, एम्प्लॉय देख लीजिए। मैं सीईओ लेवल की बात नहीं कर रहा। आपने उसे बता दिया तू आएगा, तेरा ये 10 काम हैं, अगर आप 5 दिन आप नहीं देखेंगे तो वो 10 में से 8 होंगे, 2 मिस हो जाएंगे। क्यों? क्या वो पैसे आपको छोड़ देगा? अगर वो अपनी इनएफिशिएंसी दिखा रहा है तो कंपनी अगर उसे 2,000 रुपए काट के देगी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तब तो उसे लेबर लॉ से लेके सारे कानून पता हैं, लेकिन अपने काम ना करने के लिए उस सर मैं भूल गया। अरे भाई तू पैसा लेने तो भूलता नहीं, काम करना क्यों भूल जाता है? सीरियसनेस नहीं है। दैट इज द अप्रोच की प्रॉब्लम है। आज आप चाइना चले जाइए, देश ऐसे नहीं बढ़ते। 8 बजे का मतलब है 8:01 नहीं होता। आप जापान की हिस्ट्री देखिए, 8 बजे का मतलब है 8 बजे गेट बंद। बंद तो बंद। वहां पे अगर किसी दिन 2 सेकंड ट्रेन लेट हो जाए पूरा जापान हिल जाता है। चाइना में आप देखें कितनी सफाई है। लेकिन सर क्योंकि हमारा एक देश की जो ढांचा है वो ढांचा है वो बहुत अलग तरीके का है। क्यों सर? फिर आप वही गलती कर रहे हैं। आप अपनी कमियों की गलती बोला मैंने आपसे सर, आप अपनी गलतियों का कमी फिर देश के ऊपर ढांचा। आज से 30 साल पहले हमारी और चाइना की स्थिति बिल्कुल बराबर थी। चाइना हमसे ज्यादा बेपढ़े लिखों का देश था। चाइना की इकोनॉमी हमसे पुअर थी। 30 साल में वो हमसे 4 गुना आगे बढ़ गए। क्यों? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड कि ये जो सड़क पे गटर का ढक्कन रखा है ये हमें चोरी नहीं करना है, ये लोहे का है तो ये देश की प्रॉपर्टी है। मैंने देखा साहब, आप सुन के हंसेंगे, हमारे यहाँ अभी वो डल रही थी, 1-1.5-2 साल हो गए इस बात को, क्या कहते हैं, इंटरनेट की केबल। अच्छा, वाईफाई की, वो जो ऑरेंज कलर की तार थी, फाइबर। ठीक है जी, वो भाई साहब इतनी मजबूत है छुरी से कटती नहीं है। रात को वो केबल के टुकड़े हमारे घर के बाहर कोई छोड़ के गया, सुबह वो चोरी हो चुके थे। कहाँ मिले वो? पास में एक जो 10-12-15 लोग वो उस पे रस्सी की तरह बांध के कपड़े सुखा रहे। क्यों भाई? ये चोरी की मेंटालिटी क्यों है? एक्सप्रेस वे पे सुन लीजिए सर, देहरादून जहाँ की आपने बात की, जहां एक्सप्रेस वे अभी खुला, पहले खुला था, सब लोग उठा के ले गए सामान। तो हमारे यहाँ भाई साहब चोरी का लोग खाना चाहते हैं, मेहनत करके नहीं खाना चाहते। तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा? क्या मोदी जी खुद धक्का दे देंगे? सही बात है। आप देखिए 80% लोगों को आज हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या अगर राशन ना दे तो वो अपना जुगाड़ नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन उन्हें मुफ्त का चाहिए उनको।
और ये राजनीति बड़ी खराब राजनीति है। मैं राजनीति पे कमेंट नहीं करूंगा भाई साहब, मैं ये कहूंगा ये जो एक लोगों system है के जो- अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। सारी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि हम भाई साहब किसी तरह से ये अपने से बड़े वाले ग्रुप या क्लब में शामिल हो जाएं। हमारे यहाँ लोग चाहते हैं हम नीचे गिर के भाई साहब किसी तरीके से कोटे में आ जाएं, टिक जाए। ताकि हमारे को सरकारी नौकरी कंफर्म हो जाए। अरे भाई साहब ग्रोथ पे ध्यान दो ना। देश कोई ऐसे बढ़ते हैं, देश बढ़ते हैं जब युवा सोचता है कि अरे हमें करना है। युवाओं के लिए दीपक वाधवा क्या टिप्स नहीं कहूंगा मैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप निवेश किस तरीके से करें, किस दिशा में करें? युवाओं के लिए सबसे बेहतर विकल्प है म्यूचुअल फंड। आप 500 रुपए से निवेश शुरू करिए। जब तक आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे, रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचेंगे, एक इतना बड़ा कॉर्पस तैयार होएगा कि आप हिल जाएंगे अपनी ग्रोथ देख के। मैं सबसे कहता हूं जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, कल वो हो सकता है 100 करोड़ की कंपनी बनाए, 500 करोड़ की बनाए, और मेरी गुड विशेष है कि 500 नहीं 10,000 करोड़ की कंपनी बनाए। लेकिन वो अपनी जितना भी कमाएं उसका सिर्फ 5% म्यूचुअल फंड में डालते जाएं। 50 साल बाद मैं तो रहूंगा नहीं, ये तो बात कंफर्म है, लेकिन आप मुझे थैंक्स जरूर बोलेंगे कि ये आज हमारा चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया, हम बर्बाद हो गए, लेकिन ये जो हमने एक पैरेलल ट्री खड़ा किया था दीपक वाधवा के कहने से, आज हमें ये बचा रहा है और हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को बचा रहा है। क्योंकि इट विल नॉट बी अ वेल्थ, इट विल बी जनरेशनल वेल्थ। बच्चों के लिए सर क्या होता है, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं सर, मैं जैसे मेरे 2 बच्चे हैं सर, मुझे अगर बच्चों के लिए निवेश करना है, शुरू करना है, मैं एक नॉर्मल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है सर, हम अपने दर्शकों को थोड़ी जानकारी भी देना चाहते हैं कि किस तरीके से बच्चों को लेकर खासतौर से हमें निवेश करना चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे आपके बच्चे हैं 1 या 2, जो भी हैं? 2 हैं सर। 2 बच्चे हैं। क्या उम्र होगी उनकी? जो भी है, चलो छोड़ 10 और 6 साल सर। बहुत अच्छी बात है। सब आप उनके लिए 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, जितना आपकी यथा अलाउ करे। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो आदमी 1,000 कर सकता है वो 5,000 करे। भाई नहीं, जितना है उतना करो। आपकी यथा अनुसार है। बिल्कुल। आप उनके लिए किसी भी मिड कैप फंड में, क्योंकि मिड कैप मैं क्यों कहता हूं, मिड कैप वो कंपनियां होती हैं जो स्मॉल से बेहतर हैं, लाला कंपनी से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और ये क्षमता रखती हैं आने वाले साल में बड़ी बनने की। दे विल ग्रो टू लार्ज, ठीक है। और इनमें से कुछ होंगी जो बंद हो जाएंगी, कुछ होंगी जो यहीं चलती रहेंगी, और कुछ होंगी जो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ा लेंगी कि वो बड़ी हो जाएंगी। लेकिन सर जो डर रहता है लोगों के जहन में, एक डर नाम की बड़ी चीज होती है कि ये मार्केट में हम पैसा किसी भी फॉर्म में लगाएं, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाएं, ETF में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, मार्केट में लगाएं, डर कैसे दूर करें सर? डर का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पढ़िए, पढ़ के भी कोई इलाज नहीं है साहब। देखिए सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड में पैसा कभी जीरो नहीं होता, वो कम ज्यादा हो सकता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूं, कई कंपनियां आई, कई चली गई, कई युद्ध आए, कई युद्ध चले गए, कई वैश्विक संकट आए, कई वैश्विक संकट चले गए, लेमन ब्रदर आया, और हमने तो पिछले 20-30 साल में अब तो एक महामारी भी देख ली। ठीक है, इससे बड़े क्या संकट होंगे? इससे बड़ा तो फिर न्यूक्लियर ही गिरेगा। जिस दिन न्यूक्लियर करेगा तो मेरे पास रखा हुआ पैसा, चाहे वो सोने के फॉर्म में हो, स्टॉक मार्केट हो, जब मैं ही नहीं बचूंगा तो पैसा ही बेकार है। और यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो ये पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो मैं निवेश से डरूं क्यों? आप क्या सोच रहे हो, कल को न्यूक्लियर होगा तो FD बच जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा? अरे भाई बैंक भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर न्यूक्लियर अटैक होता है और दुनिया खत्म होने की कगार पे आ जाएगी तो मेरा सारा पैसा धरा हुआ सब खत्म हो जाएगा। जिस वक्त कोविड आया था, क्या गोल्ड बढ़ रहा था? गोल्ड भी गिर रहा था, चांदी भी गिर रही थी, सब कुछ गिर रहा था, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था भाई सब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म है अब। लेकिन जिस दिन होप आ गई कि भैया इंजेक्शन बन गया, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मार्केट बढ़ रही है। तो क्या मार्केट ने क्रैश नहीं देखे? सब देखे। तो डर का क्या फायदा है? पैसा कम ज्यादा होगा लेकिन बढ़ेगा समय के साथ। मैं फिर कह रहा हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि मार्केट में लॉस होता है, मैं कहता हूं ना भाई साहब, कोई सा भी म्यूचुअल फंड जो अच्छी रिटर्न देने वाले हैं, मैं सारे नहीं कहता, अच्छी रिटर्न देने वाले हैं, 8 साल का रिकॉर्ड देख लो। और मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो निफ्टी का ETF ले लो ना। निफ्टी तो देश का पैरामीटर है, इंडेक्स है। आप निफ्टी का ETF ले लो, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का CAGR देखो, डर लग जाएगा देख के।
15% से ऊपर का रिटर्न है। कहाँ है दिक्कत? अगर किसी साल 26,000 से 24,000 आ गया तो उसको डरने की क्या जरूरत है? 24 से 28 भी तो जाएगा, 24 से 30 भी तो जाएगा। सोना देख लो सर, आप कोई भी 6 साल सोना उठा के देख लो, कभी भी लॉस नहीं होगा। अब आप ये सोचो मैं आज लूं और कल ही मेरा प्रॉफिट हो, वो तो शॉर्ट साइटनेस है ना। फिर आप इन्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, फिर तो आप जुआ खेल रहे हो। मुझे मार बस। सर हमारा देश कृषि प्रधान देश भी है सर, बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं सर, बहुत लोग मेहनत भी करते हैं। किसानों के लिए क्या निवेश के आप सर सजेशन देना चाहेंगे कि जो हमारे छोटे तबके के किसान हैं या बड़े तबके के किसान हैं, उनको किस तरीके से इस मार्केट में भी ट्राई करना चाहिए और कौन से वो सेफर तरीके हो सकते हैं सर? दूसरा सर मेरा सवाल है, महिलाएं सर हमारे देश में बहुत अग्रणी हो रही हैं, सरकार भी महिलाओं को लेकर बहुत सी बात करती है। महिलाओं के लिए क्या ब्लॉकेज मार्केट में नजर आती है आपको? किस तरीके से उनको ओपन होना चाहिए मार्केट में? एक कहावत है सिविक्स जब हम पढ़ते थे, नो कास्ट, नो क्रीड, नो कलर, नो जेंडर। स्टॉक मार्केट इसको पूरी तरह फॉलो करता है। आप किस जाति से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, क्या आपका रंग है, क्या आपका जेंडर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्केट कहती है भैया पैसा लाओ, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, लेके जाओ। अब इसमें वो भेदभाव नहीं करती कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये भेदभाव सब हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ ना तो कोई कोटा है ना कोई मोटा है, सब समान है, सब समान है। एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे सब खड़े हैं। 1 लाख भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे जितने मेरे बढ़ेंगे, आपका भी उतना ही लॉस होगा जितना मेरा होगा, और फॉर दैट मैटर मुकेश अंबानी जी का भी उतना ही लॉस होगा जितना आपका होगा। बस उनके लाखों करोड़ लगे हैं, आपके कुछ लाख लगे हैं, बस फर्क ये है। तो वी आर अ वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म। मैंने शुरू में कहा था हम महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत करते हैं, जिसे अंग्रेजी में वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि पुरुषों से बेहतर ट्रेडर है महिलाएं। क्यों? क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू सेव। उन्होंने अपनी किचन में अगर पति ने 1000 दिए तो 900 रुपए में खर्चा चलाया है, पति ने 1 लाख दिए तो 90,000 में करा है। वो अपना चाहे मेकअप का सामान लाएं, कुछ लाएं, जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं अपने लिए सेविंग कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक है, पति से बच के बच्चों को पैसा दे ही देती है माँ, कहीं ना कहीं, चाहे वो राशन के डब्बे में कमाए या कुछ करे। नोटबंदी पे देखा था ना औरतों के पास कितना पैसा निकला। बिल्कुल, क्योंकि दे आर इनहेरिटेड क्वालिटी है महिलाओं में सेविंग की। तो इसलिए पुरुषों से बेहतर ट्रेडर हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पुरुष इधर उधर देखने लगता है। और ये जो आप बात कह रहे हैं हमारे देश की महिला जरूर सुनेंगी और समझेंगी कि महिलाओं को लेकर आपका जो विजन है कितना क्लियर है और कितना सर आप एक चीज बताओ, आज महिलाएं कहाँ पीछे हैं? बिल्कुल कहीं पीछे नहीं है सर। चांद तक तो महिलाएं पहुंच गई, स्पेस में महिलाएं पहुंच गई, साइंटिस्ट महिलाएं अच्छी हैं, राष्ट्रपति हमारे देश की डॉक्टर महिलाएं अच्छी हैं, राष्ट्रपति हमारे साहब जो है वो महिला हैं। तो कहाँ कमी है? साइंटिस्ट क्या नहीं बन रही महिलाएं? टीचर्स अच्छी नहीं है महिलाएं, पायलट अच्छी नहीं है महिलाएं। अभी मैं पिछले साल ट्रैवल कर रहा था, बाई चांस वुमेन्स डे था, सारा क्रू इवन दोनों पायलट तक महिलाएं थी एयर इंडिया में। फिर बिल्कुल तो कहाँ गलती है बताइए? पुरुषों के लिए भी एक टिप्स है सर आपकी तरफ से, मैं समझूंगा कि महिलाओं को निवेश करने के लिए ज्यादा मौके दें। सर मैं तो कहूंगा जो पुरुष पैसे नहीं कमा पा रहे, एक बार अपनी महिलाओं को तो आगे करें ना, महिलाएं पैसे कमा लें लक भी उनका साथ आएगा। सर लक वक्त तो मैं मानता ही नहीं, दिस प्योर मैथमेटिक्स एंड साइंस। 2 + 2 4 है, इसमें कहाँ लक है? लेकिन महिला ज्यादा अच्छे से कर सर महिलाएं क्या हैं, वो नुकसान नहीं लेती है, वो हमेशा सेविंग की प्रवृत्ति में है। रात को आटा खट्टा हो जाए वो 200 रुपए, 200 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 20 रुपए का आटा भी नहीं फेंकती हैं वो। सुबह उसमें प्याज व्याज ये वो डाल के खमीरी रोटी टाइप की आपको पराठा खिला देती हैं। तो जहां सेविंग की महिलाओं के अंदर एक भगवान ने इतनी वो दी है कि वो 20 रुपए का भी नुकसान नहीं करती हैं। आप सोचते हैं स्टॉक मार्केट में नुकसान करेंगे? अरे महिलाएं हमारी बहुत सशक्त हैं, बहुत तेज हैं। और मैंने तो जिन जिन महिलाओं को पढ़ाया उन्होंने मेरा हमेशा जो है गर्व से सीना चौड़ा किया है, क्योंकि वो दे हैव प्रूवन टू बी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर एंड वेरी गुड ट्रेडर्स। बिल्कुल सही बात है दीपक सर, हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं। मैं सर रैपिड फायर के 10 क्वेश्चन करूंगा आपसे, आपको एकदम उसके जवाब देना तुरंत। सर
सर क्या लगता है दीपक सर आपको कि भारतीय बाजार के लिए जो क्रूड ऑयल है 100 प्लस चल रहा है, ये खतरा है या एक शॉर्ट टर्म झटका है सिर्फ? शॉर्ट टर्म झटका है। सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स देने वाले मददगार गुरु हैं या सबसे बड़े स्कैमर हैं? स्कैमर है। 2026 का बेस्ट एसेट क्लास इक्विटी शेयर, गोल्ड या रियल एस्टेट? गोल्ड और इक्विटी तो हो सकते हैं, रियल एस्टेट तो नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट खाली होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? स्टॉप लॉस ना लगाना या ओवर ट्रेडिंग करना? नॉलेज का विकार होना। रुपए का ऑल टाइम लो होना भारतीय आईटी कंपनियों के लिए वरदान या अभिशाप? डर। डर। क्रैश मार्केट में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? शांति से क्रैश पे बैठना या आक्रामक होकर और खरीदारी करना? आक्रामक होकर और खरीदारी करना। और खरीदा जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, बायर या सेलर? सेलर। मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, हाई आईक्यू या मजबूत इमोशनल कंट्रोल? इमोशनल कंट्रोल। फेक ट्रेडिंग ऐप से बचने का एकमात्र अचूक तरीका क्या देखना चाहिए, सेबी रजिस्ट्रेशन या ब्रोकर का नाम? गूगल कर लो, आजकल सारी जानकारी गूगल देता है। लालच जिस दिन आदमी छोड़ देगा उस दिन स्कैम हो ही नहीं सकता। स्कैम का मतलब ही लालच है। दीपक वाधवा का लाइफ का मंत्र अंधाधुंध पैसा कमाना या मानसिक शांति के साथ वेल्थ क्रिएट करना? खूब पैसा कमाना। मानसिक शांति के साथ? देखो, जब पैसा होता है तो शांति पांति सब आ जाती है। जब पैसा नहीं होता तो आदमी के अंदर भूख होती है कि मैं पैसा कमा लूं, और जब पैसा कमाता जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। ये प्रकृति का नियम है। मेरा मानना ये है कि आप मान लीजिए बहुत बीमार हैं, आपके पास बीमारी तो एक दिक्कत है ही, पैसा और नहीं है तो और बड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत है। अगर बीमारी है आपके पास और पैसा भी है तो आप कहेंगे यार ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, पैसा खर्च करेंगे। आजकल 70, 80, 90% चीजों का ना इलाज पैसे से हो जाता है। आपके पास घर नहीं है, आप टेंशन में हैं, आप नौकरी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपके पास कपड़े नहीं है अच्छे पहनने को, क्यों नहीं है? पैसा नहीं है। तो इसलिए ना मैं समझता हूं आपको पैसा जो है आंतरिक सुख दे देता है, एक मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस दे देता है, आपको एक पीस ऑफ माइंड दे देता है, और जब आप पीस ऑफ माइंड से किसी भी काम को करते हैं तो वो बेहतर होता है। इसीलिए कहते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है। मैं तो उन लोगों से कहता हूं, मैं कई जगह जाता हूं एज स्पीकर, लोग कहते हैं पैसा हाथ की मैल है। मैं कहता हूं मैं पूरा तसला लेके आता हूं, बाल्टी लेके आता हूं, सारी झाड़ दो, मैं लेने को तैयार हूं साहब। मैल पूरा, मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जितनी मैल है, जितना कीचड़ है, जितना वो सब दे दो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। जिसके पास नहीं संभल रहा दे दो, मैं हाथ फैलाए खड़ा हूं, झोली फैला के खड़ा हूं, दे दो। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, पैसा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेद में पैसे को माँ का दर्जा दिया गया है। लक्ष्मी जी का स्वरूप है पैसा, ठीक है। हम पैसे की पूजा करते हैं, तो आप जब तक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, पैसा आपके पास नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक साइकोलॉजी ऑफ मनी को भी समझना जरूरी है। इसको आप सोचेंगे जुआ सट्टा है तो ये जुआ सट्टा रहेगा, इसको आप पूजनीय समझेंगे, ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा। पैसे को थोड़ा समझना पड़ेगा। पैसा इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पैसे को एनर्जी एक्सचेंज भी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? कि आपने मेरे को कोई सर्विसेज दी, मैंने पैसा दिया, तो वी आर एक्सचेंजिंग मनी, ठीक है। तो पैसा बहुत बड़ी ताकत है। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने पैसे को देखा है। क्या सर ज्योतिषीय गणना भी काम आती है सर मार्केट में? अगर ज्योतिषीय गणना काम आती होती तो आज सारे ज्योतिष जो है अरबों खरबों कमा चुके होते स्टॉक मार्केट से। कैमरे के आगे बोलना कि 27 तारीख को तुम गोल्ड ले लेना, ये इतना होगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं तो कहता हूं उस पंडित से कि भाई तूने अपना घर, दुकान, मकान, गाड़ी बेच के क्यों नहीं लिया? दिखाना तेरी गणना पे तुझे इतना विश्वास है तो। आप बताओ, जो पंडित मुझे कह रहा है कि मैं करोड़ों लगा दूं, वो लाखों तो दिखाए, कहां इन्वेस्ट किया है उसने? मैं भाई साहब, प्रभु पे विश्वास है मुझे, सितारों पे विश्वास है, जो चीज मुझे दिख रही है। क्योंकि हमने दीपक वाधवा को देखा है सर, वो नीम करोली भी जाते हैं। मैं भगवान पे बहुत विश्वास है। हाँ। मेरा बहुत असीम विश्वास है भगवान पे, क्योंकि मैं समझता हूं भगवान ही दुनिया को चला रहे हैं, भगवान ही आपको सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन मैं ये ज्योतिष वोतिष पे विश्वास थोड़ा सा कम करता हूं। लेकिन मेरी भावना किसी को हर्ट करने की नहीं है। कोई मेरे बड़े सारे अच्छे मित्र हैं जो ज्योतिषीय
मतलब अपना काम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि आज मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूं। मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो तो आप मेरे ट्रेडिंग को देख सकते हैं, मेरा पैसा बन रहा क्योंकि है, जो लॉस आपने फेस किया है ये लाइफ में समझ सर, सकते हैं। लाइफ में मैं यहां से यहां आया हूं, मेरी तो आईटीआर वाईटीआर सब बोलती है। लेकिन ज्योतिष जो आपसे कह रहा है सोने में पैसा लगा दो, 27 तारीख को 30 तारीख को मार्केट में लगा दो, भाई तुम भी तो अपना लेजर दिखा दो। ये कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा। आज मैं कह रहा हूं कि मैं म्यूचुअल फंड को अच्छा मानता हूं तो मैं अपना निवेश कर रहा हूं, मेरे बच्चे कर रहे हैं। मैं कहता हूं आज मैं इंडेक्स ट्रेडिंग करता हूं तो मेरे पास उसका तथ्य है, मैं कुछ करके दिखा सकता फिगर्स हूं। बोलती हैं। लेकिन जो पंडित आपसे कह रहा है कि भाई साहब आप करोड़ों रुपए लगा दो और उसकी बात पे लोग लगा रहे हैं, क्या वो भी वो काम कर रहा है? नहीं। तो इसलिए आप किसी भी चीज को यूनिफॉर्मली मत लीजिए। थोड़ा सा प्रभु ने दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करिए। लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बस पॉजिटिव नजरिए से एक बार देखिए। शॉर्टकट जिंदगी में कोई नहीं है, मेहनत का जिंदगी में कोई तोड़ नहीं है। एआई कभी भी आपकी मेहनत को सरपास नहीं कर पाएगा। स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी एआई सरपास नहीं कर पाएगा। लाइफ में जो चीज आप सोच सकते हैं वो एआई नहीं सोच सकता। इसीलिए मानव इनोवेशन करता है। एआई को बनाने वाला मानव है, मानव को बनाने वाला एआई नहीं है। दूसरा, अपने मेहनत पे विश्वास करो। दुनिया बहुत खूबसूरत है। जब मुझ जैसा बुढ़ा आदमी इस बुढ़ापे में उठ के दोबारा चल सकता है तो आप लोग सब यंग तो दौड़ रहे हैं सर, सब लोग यंग हो, पॉजिटिव साइड देखो। दूसरा, लोगों की निंदा छोड़ दो, दूसरे के अंदर कमी निकालना छोड़ दो। गलती हुई है तो उसके टोकरा अपने सिर पे रखो। ये मत सोचो कि मार्केट में मैनिपुलेशन है, अरे वो तो सारी जिंदगी होती रहेगी। दीपक सर चलते चलते मेरे को जहन में एक सवाल आ गया है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा। फ्रॉड को लेकर सबने बात नहीं की है सर। मार्केट में फ्रॉडस्टर बहुत हैं सर, बहुत। ठीक है, वो मेरे से छूट गया था सर, मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा उस पर। चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर हो या नई नई स्कीम्स को लेकर हो, बहुत तरह के फ्रॉडस्टर हैं सर। फ्रॉड से सर कैसे बचा जाए पैसे निवेश करते समय, और क्या किस तरह के फ्रॉड होते हैं सर आपके? देखो साहब, सीधी सी बात है जितेंद्र भाई, फ्रॉड का क्या मतलब है? वो आपको किसी चीज के लिए लुभा रहा है। 10,000 लगाओ, 50,000 ले लो, ये जमीन का टुकड़ा ले लो, यहाँ हाईवे आने वाला है, ठीक है सर, ये फ्लैट ले लो, यहाँ पे मेट्रो आने वाली है। यही तो वो कहता है आपसे। और मैं इसमें ये कहता हूं बस अपने यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मार्क लगा ले आदमी। क्वेश्चन मार्क जिस दिन आपने लगाना सीख लिया उस दिन फ्रॉड आपके साथ हो ही नहीं सकता। जो आदमी आपको ये कह रहा है 10,000 लगा दे 50 ले ले, वो क्यों समाज सेवा कर रहा है? वो खुद 10 लगा के 50 नहीं ले लेगा। जो किसान या जो बिल्डिंग या जो बिल्डर आज आपको बेच रहा है, बिल्डर की क्या वक़्त समझते हैं? एक बिल्डिंग में 500 फ्लैट हैं और आपसे प्रॉपर्टी डीलर क्या कह रहा है या आपको बेचने वाला क्या कह रहा है? सर ये ले लो, अभी 1 करोड़ का मिल रहा है, ये 5 करोड़ का बिकेगा, यहाँ पे मेट्रो आने वाली है। तो भाई साहब, बिल्डर को नहीं दिख रहा क्या उसके आंख में मोतियाबिंद है? उसे नहीं पता वो क्यों बेच रहा है। वो 6 महीने वेट कर ले, वो 5 के बेच लेगा ना। आज 1 करोड़ का अगर फ्लैट है, 500 फ्लैट है, तो इसका मतलब 500 करोड़ का तो आदमी है बिल्डर। तो 500 से 2500 वो क्यों नहीं हो जाता? वो क्यों आपको चिपका रहा है? जेवर एयरपोर्ट पे इतने फ्रॉड हो गए, क्या उसको नहीं पता किसान जो बेच रहा है कि भैया मैं अभी 12 लाख का प्लॉट बेच रहा हूं, ये कल 50 का बिकेगा? वो क्यों बेच रहा है? सर ऑनलाइन फ्रॉड भी सर बहुत बड़ा एक स्कैम है सर। लालच ही आपके स्कैम की नींव है। आप लालच छोड़ दीजिए, आप सोच के देखिए, 1 के 5 नहीं होते हैं, 1 के 10 नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूं, कई बार अभी बीच में एक स्कैम चला था, बहुत इंटरेस्टिंग स्कैम। हमारे एक जानने वाले भी फंस गए उसमें। भाई साहब, एक आदमी आपको फोन करता है कि सर 70 लाख रुपए किलो का सोना चल रहा है, मैंने जमीन खोदी मथुरा में और मेरे को 25 किलो सोना मिल गया, आप आ जाओ, मैं 10 लाख में दे दूंगा। और यहां से वो बस्ते में 10 लाख लेके वहां मथुरा चले गए और लुट के आ गए। भाई साहब, कोई मूर्ख आदमी समझो, उससे पूछो कि भाई तू किसी भी सुनार के यहाँ चला जा, 70 लाख वाली चीज के तुझे 67 68 तो कोई भी दे देगा। वो क्यों आप पे मेहरबान है 10 लाख रुपए में? आप कौन से आपके सिर पे सींग लगे हैं? आप कौन सा मार्स से आए? तो भाई साहब, आपका लालच ही तो स्कैम की जर्नी है। स्कैम की जर्नी है, सही बात है।
बिल्कुल। और सरकार भी कहती है सोच कर समझ कर निवेश करें। बस तो इसलिए शुक्रिया मैं दीपक सर, बहुत बहुत जुड़ने का हमारे साथ, पूरी जानकारी शेयर करने के लिए। और दीपक सर की जो जानकारियां हैं वाकई में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो पूरा पॉडकास्ट है जनता को पसंद करेगी। दीपक सर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद।